समान अध्ययन अपने आप में एक बहुत व्यापक विषय वस्तु है और उसका एक आधारभूत विषय जो आप सभी का है वो भारत का इतिहास है। आप सभी के पाठ्यक्रम में, आप सभी के सिलेबस में भारत के इतिहास का एक बहुत महत्व है। प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में बहुत सारे छात्र वैकल्पिक विषय भी लेते हैं भारत के इतिहास को। तो भारत के इतिहास का जो शुभारंभ होता है वो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता के प्रारंभ से होता है, प्राचीन भारत के इतिहास से होता है। हम भारत के इतिहास को कई भागों में विभाजित करते हैं, तो शुरुआत प्राचीन भारत के इतिहास से ही होती है। तो आज के सेशन में आप सभी मेरे साथ प्राचीन भारत के इतिहास की गहराई को समझेंगे। आप जान पाएंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास का विषय वस्तु कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, और आपकी एक आधारभूत समझ विकसित होगी, आप में एक फाउंडेशन डेवलप होगा। और इसके बाद आप सभी मेरे साथ ऑनलाइन बैच के माध्यम से बहुत विस्तार में, डिटेल में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक ही सेशन में आपकी एक बहुत विस्तृत समझ विकसित होने वाली है। विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझेंगे, हम पूरा अप्रोच जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा, विषय के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताऊंगा, विषय को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए इसके बारे में भी पढ़ेंगे, विषय की गहराई को जानने का प्रयास करेंगे और इसके क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए। मैं तो आपको क्लास में पढ़ाऊंगा ही, एक एक विषय वस्तु को हम बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। आप सभी मेरे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं और फाउंडेशन बैच के जितने भी छात्र हैं आप सभी को विस्तार में पूरा पढ़ने को मिलेगा। बस ये सेशन बहुत जरूरी है और ये प्राचीन भारत के इतिहास का आपका एक पहला सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरी तस्वीर आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास और जो अन्य इतिहास के विषय वस्तु और जो अन्य हमारे सब्जेक्ट हैं सभी में सबसे पहला सेशन जो आपको मिलेगा वो एक कंप्लीट समझ का मिलेगा, फाउंडेशन का मिलेगा, ताकि जिन बच्चों का बैकग्राउंड कभी इतिहास नहीं रहा और जिनका बैकग्राउंड इतिहास भी है, जिन्होंने पहले इतिहास पढ़ भी रखा है, आप सभी को एक नया तरीका मिल जाए, परीक्षा के लेवल को आप समझ जाएं। ठीक है, तो आइए प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं। फिर मैं इसके टॉपिक, सब टॉपिक, सिलेबस, रिसर्च सब कुछ में जाऊंगा, डेप्थ में जाऊंगा, क्या क्या टॉपिक क्लास में पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या टॉपिक सिलेबस में है, हर चीज को आप सभी यहां पर समझेंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेशन है। आप यदि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो इस सेशन को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात, प्राचीन भारत का इतिहास जो है ना, हमारे पृथ्वी में पहले जीवन आया है ना, यानी भूगोल से पृथ्वी की शुरुआत होती है। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो हम पृथ्वी के में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे पृथ्वी बनी, उन सब चीजों को हम ज्योग्राफी और फिर बायोलॉजी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जब मानव सभ्यता का प्रारंभ होता है, पहले हम पाषाण काल के बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे धातुओं की खोज होती है और फिर मानव जो है एक सभ्यतागत जीवन जीना प्रारंभ करता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेके 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, 700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, उसका ऐतिहासिक समय काल, सांस्कृतिक समय काल, उसका जो सामाजिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, एक जो समग्र विकास यात्रा है, उसके संपूर्ण अध्ययन को हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कहते हैं। मैं इतिहास को एक सामान्य विषय नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि इतिहास जो है सामान्य विषय ना हो करके एक तरीके से इतिहास समाधान के तौर पे है। जब हम अपने अतीत को जानते हैं तो अतीत से हमें विभिन्न समस्याओं का समाधान, जो वर्तमान में समस्याएं बनी हुई हैं उनका समाधान मिलता है, हमें एक दृष्टिकोण मिलता है, हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो इतिहास को हम समाधान के दृष्टिकोण से देखें और एक चीज और समझने का प्रयास करें कि वर्तमान में हम जहां तक पहुंचे हैं उस पहुंचने में निरंतरता क्या क्या थी। यह एक विषय ना हो करके भारत की सभ्यतागत निरंतरता को समझने में सहायक है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, शुरुआत भी आपको यहीं से करनी है। जब भी आप इतिहास पढ़िए, पहले ऐसा ना करिए कि पहले आधुनिक पढ़ लें, मॉडर्न, मेडिवल पढ़ लें, प्राचीन से ही शुरू करना। एक सीक्वेंस से चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब आप हमारे भारत का जो वर्तमान स्वरूप है, जिस सामाजिक संस्कृति की बात हम करते हैं, तो आप सभी भारत के सभ्यतागत निरंतरता को समझ पाएंगे, हमारी संस्कृति को समझ पाएंगे, हमारे धर्म को समझ पाएंगे, दर्शन को समझ पाएंगे, कला को समझ पाएंगे, उस विश्व गुरु भारत को समझ पाएंगे जिसको हम आने वाले सपने में संजोए बैठे हुए हैं, अखंड भारत की परिभाषा को समझ पाएंगे। तो
प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की जो जड़ें हैं वो प्राचीन भारत से ही चालू होती हैं, है ना। महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, आईएएस और स्टेट पीसीएस जैसे जो हमारा पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है ना, उसके विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पे, एक आधारभूत खंड के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, जो भी हम पढ़ेंगे, हमारा अप्रोच जो होगा प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड, दोनों चीजों को हम केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होके नहीं पढ़ेंगे। तथ्य तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तथ्य तो आप जानोगे ही जानोगे, साथ साथ एनालिसिस, मैप बेस्ड क्लासेस, है ना, मैपिंग के साथ चीजें दिखाते हुए, है ना, एक विश्लेषणात्मक प्रश्नों के साथ जोड़ करके आपको पढ़ना, ठीक है। तो मैं प्राचीन भारत के इतिहास को भारतीय सभ्यता की निरंतरता, है ना, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यताओं में है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय नियोजन, वैदिक काल की सामाजिक संरचना, महाजनपद काल की राजनीतिक चेतना, मौर्य काल की केंद्रीकृत शासन प्रणाली, गुप्त काल की सांस्कृतिक समृद्धि, ये सभी हमारे वर्तमान भारत की, जो अभी वर्तमान में हमारा देश है, भारत है, इसकी प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो आप सभी आईएएस और स्टेट पीसीएस जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर प्राचीन भारत की विषय वस्तु जहां पर भी आती है, तो जब बात हमारी होती है राष्ट्र निर्माण की, जब बात होती है सांस्कृतिक विरासत की, जब बात होती है सामाजिक परिवर्तन की, जब बात होती है शासन के ऐतिहासिक जड़ों की, जब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो हमें इतिहास के पन्नों में वापस लौटना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही हमारा कला, संस्कृति, दर्शन, धर्म, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इसका जितना भी ऐतिहासिक विकास है, ये सब कुछ जो है आप यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, मैं एक बार विस्तार की तरफ जाऊंगा, मैं आपको सीक्वेंस वाइज चीजें पहले समझाऊंगा। आपको कभी भी पढ़ना है कालक्रम के आधार पे जाइए, कालक्रम आधारित आपकी स्टडी होनी चाहिए, जिससे आपको घटनाओं की प्रवृत्तियों निरंतरता स्पष्ट हो सके, आप इंटरलिंक कर सके वर्तमान के साथ। तो अध्ययन की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से होगी, पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसके जितने भी भौतिक साक्ष्य हमें मिले हैं उनको हम समझेंगे। और एक चीज मैं और आपको कहूंगा, अभी इतिहास तो आप मेरे साथ बैच में, अब आपका शुभारंभ भी हो गया है, आप बहुत विस्तार से चीजें पढ़ोगे, ठीक है। ये पूरा सिलेबस और पाठ्यक्रम आपका रहेगा इतिहास का, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, और ये वाली आपको जो है मैं पीडीएफ भी बैच के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, जो हमारा बैच है। तो इससे आपको टॉपिक, सब टॉपिक पता चल जाएंगे सारे, कि एक्चुअल में कितना डेप्थ में जाना है, कितना विस्तार में जाके हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें देखनी है। और जब आप ये क्लासेस कर लीजिए, जब एक बार अभी पढ़ लीजिए, आप, आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी, फिर आप कभी समय मिलता है आपको, तो आपके आसपास यदि कोई म्यूजियम हो, यदि आप नेशनल म्यूजियम जा सके तो और मजा आ जाएगा आपको। नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में हमारा, या आसपास कोई म्यूजियम है, जब आप वहां जाएंगे ना, जो कुछ भी मैं आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा ना, वो चीजें आप अपने भौतिक तौर पे चीजों को देख पाएंगे कि अच्छा एक्चुअल में चीजें यहाँ पे ऐसे रखी हैं। या आसपास कोई भी संग्रहालय आपका इतिहास से जुड़ा हुआ मिलता है, जगह जगह पे जो साइटें हैं वहां पे सभी जगह पे म्यूजियम होते हैं, हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय होते हैं या अभिलेखागार होते हैं, तो एक बार जरूर जाया करिए, देखा करिए उन चीजों को, ठीक है। तो चलिए एक बार प्राचीन भारत के इतिहास के सारे टॉपिक, सब टॉपिक देख लेते हैं। शुरुआत ही जो हमारी क्लास होगी ना, हम शुरू ही यहीं से करेंगे, इतिहास क्या है ना, एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या है आपका, अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन। अच्छा, एक चीज और समझिए, इस चीज का विस्तार आपको आने वाली क्लास में मिलेगा। ये वाली क्लास में आपको एक कंप्लीट समरी मिलने वाली है, एक ही क्लास में आप संपूर्ण प्राचीन भारत को भी समझने वाले हैं, आपका पूरा बेस बनेगा, आपका पूरा फाउंडेशन क्रिएट होने वाला है इस अकेले सेशन से, ठीक है। तो एक एक करके देखते जाइएगा। यानी कि जो जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं ना, वो इतिहास मनुष्य, समाज और सभ्यता के विकास की कहानी है ना, एक्चुअल में यदि हम इतिहास को परिभाषित करना चाहे, ठीक है ना। अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, इतिहास का महत्व क्या है, अतीत की गलतियों से क्या हम वर्तमान में सीख सकते हैं, समाज और संस्कृति की निरंतरता को समझना कि एक्चुअल में हमारा समाज और संस्कृति एक दिन में नहीं बना है। हम जो वर्तमान में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद, सामाजिक चेतना और भविष्य की योजनाओं को समझना। इतिहास को लेकर बहुत सारे मिथक भी हैं, है ना। एक्चुअल में इतिहास वही है जो तथ्यात्मक हो और प्रामाणिक हो। ऐतिहासिक अध्ययन को हम तथ्य और प्रमाण के साथ पढ़ते हैं, मिथक पे विश्वास नहीं करना, परंपराओं पे विश्वास नहीं करना है ना। मिथक और परंपराओं पे आधारित नहीं, इतिहास प्रमाणिक चीज है ना। जो चीज के हमें रिटन एविडेंस मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, जो चीजें हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुई हैं,
तो सबसे पहला जो हमारा एक समझ होगी कि इतिहास क्या है, बेसिक सेशन आपका मतलब जो है यहां पर भी आपको चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद जब हम क्लास विस्तार से पढ़ेंगे तो इन चीजों को डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है ना, आधारभूत सेशंस आपके रहेंगे। इसके बाद देखिए इतिहास लेखन की बहुत सारी जो है आपकी विधियां हैं, जैसे पारंपरिक विधि है जिसमें आप देखते हैं आमतौर पे हम राजनीतिक इतिहास पे ज्यादा फोकस करते हैं, वंशावली लिख दी गई पुराणों में, काव्यों में, आख्यानों पर, इन पे आधारित है ना। एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण है जिसमें ब्रिटिश विद्वान प्रशासनिक हितों पर चीजों को लिख के गए हैं। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने हर चीज को अपने नजरिए से लिखा है, अपने शासनकाल को हमेशा उन्होंने सही ठहराने की कोशिश की है। तो ज्यादातर आप इतिहास लेखन में देखेंगे तो औपनिवेशिक इतिहास लेखन का भी पुट मिलता है। एक है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय गौरव और स्वतंत्रता संघर्ष पर केंद्रित है। अब देखिए जितनी भी किताबें हैं, जैसे मैं कुछ किताबें बता रहा हूं, एक किताब ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है और ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होती है। ये झायन श्रीमाली की बुक है, कई बार मिल नहीं पाती है तो एक सोर्स के तौर पे ये है। या फिर जैसे रोमिला थापर ने लिखा है, कुछ एनसीईआरटी है, आप लोग को एनसीईआरटी भी मैं अभी सब सोर्सेज बताऊंगा, है ना। आर.एस. शर्मा जी ने लिखा है या रोमिला थापर की बुक है इतिहास पे। और भी जब हम मध्यकालीन पढ़ते हैं तो सतीश चंद्र हो गए आपके, बिपिन चंद्र आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं, या फिर जो इंदिरा अर्जुन देव हैं, जितनी भी किताबें हैं, तो इन किताबों के आधार पे जो इतिहास लिखा गया, इतिहास लिखने की कई सारी विधियां थी, जिसमें से एक विधि आपकी पारंपरिक विधि है जो आमतौर पर इतिहास लेखन पे हम देखते हैं। दूसरा आपका जो है यहां पर आप देख सकते हैं पीछे, पारंपरिक विधि औपनिवेशिक दृष्टिकोण ब्रिटिश जो विद्वानों द्वारा लिखा गया, वो भी प्रशासनिक हित में लिखा गया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है भारतीय गौरव और स्वतंत्रता संघर्ष पर केंद्रित था आपका। तो बहुत सारे इतिहास लेखक आपके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के थे। वामपंथी दृष्टिकोण भी था मार्क्सवादी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जब भी होगा आर्थिक वर्ग संघर्ष और उत्पादन संबंधों पर ज्यादा जोर देगा, ठीक है। इसके बाद उपनिवेशतर जो उपेक्षित वर्ग है, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, है ना, उनके बारे में पोस्ट कॉलोनियल जो चीजें लिखी गई उस स्टडी पर केंद्रित है। और कुछ अभी वर्तमान में आप देखेंगे आधुनिक तरीके हैं जो अंतर विषयक जो इतिहास लेखन का काम हो रहा है, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस, इन सब के साथ जोड़ करके भी इतिहास लेखन का काम किया जा रहा है। तो इतिहास लेखन कई तरीके से किया गया, कई दृष्टिकोणों से किया गया। अब इतिहास लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सोर्सेस क्या है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें लिखी जा रही हैं, जो भी चीज, तो हम सबसे पहले क्लासेस के अंदर सोर्स पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के सोर्स, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, है ना। जो भी बुक लिखी जाती है हर चीज पे एविडेंस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं साहित्यिक सोर्स, है ना, रिटन स्क्रिप्ट में चीजें मिल जाएं, लिखित हुई चीजें मिल जाएं। इसीलिए आप देखेंगे हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास प्रमाणिक अध्ययन है, यानी कि लेखन जरूरी है। इतिहास प्रागैतिहासिक काल में लेखन का अभाव था, मानो तो यायावरी जीवन जीता था, आखेटक जीवन जीता था। लिखित चालू हुआ है आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आपका आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है, बट वहां का जो इतिहास लेखन था आज तक पढ़ा नहीं जा चुका, है ना। जो उनकी चित्रलिपि है आज तक हम पढ़ नहीं पाए। जो हिस्टोरिक इरा है अप्रोक्स आपका वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, ये जितना टाइम पीरियड है यहाँ पर आपको रिटन स्क्रिप्ट मिले हैं, वैदिक साहित्य मिले हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो एक तो साहित्यिक सोर्स, है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। बौद्ध साहित्य हमें बहुत सारे मिले हैं, जैसे त्रिपिटक मिला है, विनय सुत्त, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं बहुत सारी मिली हैं। जैन साहित्य जैसे आगम, कल्प सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, ऐसे करके, है ना। इसके बाद आपका जो है पुराण एवं महाकाव्य मिले हैं, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराणों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामग्री हमें प्राप्त हुई। तो ये सब चीजें डिटेल में हम क्लास के अंदर धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाएंगे। संस्कृत एवं प्राकृतिक ग्रंथ बहुत सारे मिले हैं। प्राचीन भाषा संस्कृति हुआ करती थी आपकी, प्राकृत, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था, पाली भाषा थी। तो कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेन जो है भाष, ऐसे कई सारे जो है राइटर, लेखक उस समय अवधि में अवस्थित थे। समय समय पर बहुत सारे विदेशी भी आते रहे, कुछ यूनानी आए, कुछ ईरानी आए, कुछ रोमन आए, कुछ चीनी आए, भारत आते रहे, और इन्होंने बहुत सारे भारतीय इतिहास के समकालीन समय काल को लिखा है। मौर्य काल के समय पे मेगास्थनीज आया, उसने इंडिका लिखी, है ना। टॉलेमी के द्वारा, प्लिनी के द्वारा,
फायान आया गुप्त काल में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे, हुएनसांग आया हर्ष के टाइम पीरियड पे, इसिंग आया आपका, बहुत सारे अरबी और फारसी यात्री आए, चाहे वो अलबरूनी रहा हो, भारत का वर्णन किया, है ना। इसके बाद आपका इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में था। तो अल्टीमेट विदेशी यात्रियों का विवरण भी इसके अंतर्गत रहता है। देखिए अब आपकी बेस क्लियर होता जाएगा, आपको समझ में आएगा कि विषय का विस्तार कितना है, क्या डेप्थ हम पढ़ने जाएंगे, किस तरीके से हम विषय को पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री को। और एंशिएंट हिस्ट्री फाउंडेशन बैच में तो पढ़ाऊंगा ही, एंशिएंट हिस्ट्री एक सिंगल सब्जेक्ट भी आपको बैच के अंदर मिल जाएगा। जो बच्चे फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं आपको कहीं परेशान नहीं होना, प्राचीन भारत का इतिहास मेरे से बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आपको वहां पर डेप्थ में रहेंगी यही चीजें, बहुत विस्तार में, बहुत मजे के साथ, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत आपका जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, जैसे एक आपका सिक्के हैं, है ना, शकों, कुषाणों, गुप्तों और दिल्ली सल्तनत के जितने भी सिक्के हैं आपके, अभिलेख हैं आपके जिसमें अशोक के शिलालेख, इलाहाबाद प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति, बहुत सारे अभिलेख लिखे गए। पहले पत्थरों में अभिलेख लिखे जाते थे और ये सिक्के वगैरह जितने भी है ना, इनसे पता चलता है कि क्या उस समय की आर्थिक चीजें क्या थी, कालानुक्रम पता चलता है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम अच्छे समझ पाते हैं। वास्तु और स्थापत्य बहुत सारे बनवाए गए, किसी ने स्तूप बनवाया, किसी ने मंदिर बनवाया, किसी में मस्जिद बने, किसी में महल बने, किले बने, है ना, ये सब से भी, और बहुत सारी मूर्ति कला, इन सब का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ। बहुत सारे एपिग्राफी लिखे गए, शिलालेख लिखे गए जो कि कई सारी लिपियों में हमें देखने को मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, नागरी, कई सारी लिपियों में चीजें लिखती हैं। कुछ वैज्ञानिक विधियां, साइंटिफिक मेथड है जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को या किसी भी समय काल को हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो आपका कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से जितनी भी सामग्रियां हमें प्राप्त होती हैं, पुरातात्विक सामग्रियां, चाहे हड्डी हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे राख हो, जीवाश्म हो, जिससे हम आयु निर्धारण करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये कितना पुराना रहा होगा, इसका टाइमलाइन क्या रहा होगा। तो कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग भी अब चल गया है आपका। एपिग्राफी में शिलालेख लिखा है, अशोक ने इतना काम करा दिया, है ना। फिर लगातार बहुत सारे अभिलेख लिखवाए गए, शिलालेख लिखवाए गए, बहुत सारे सिक्कों का अध्ययन किया जाता है ना। बहुत सारे लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन लिपियों का अध्ययन किया जाता है, वृक्षों की आयु से भी समय निर्धारण किया जाता है। तो एक्चुअल में ये सब तरीके हैं जिन तरीकों के माध्यम से हम जो है कालानुक्रम और इतिहास को और प्रामाणिक अध्ययन में बदल देते हैं, ठीक है। अभी आप समझिए सैटेलाइट इमेजेस ली जा रही हैं, इतिहास लेखन में लगातार प्रोग्रेसिव वर्क चल रहा है, ये एक बहुत प्रोग्रेसिव चीज है। सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से बहुत सारे केमिस्ट्री लैब और भौतिक विश्लेषण, ये भी सब लैब के अंदर भी पता चल रही हैं चीजें। अभी आप देख रहे हैं इतिहास में नई नई चीजें पता चल रही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी अभी तक जो है नहीं कहा जा सकता है, अभी हमने लिपि नहीं पढ़ी है, अभी नए नए अध्ययन भी हो रहे हैं, हमारे जितने आईआईटीज हैं वो भी इस अध्ययन में लगे हुए हैं। भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक तकनीकी बहुत सारी अब आ चुकी हैं, उसके माध्यम से भी काम हो रहा है। बाकी जो संग्रहालय हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार है, पुस्तकालय हैं, इन सब में भी हमें इतिहास लेखन को लेकर नई चीजें भी सामने आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम बैच के अंदर बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, आपको सबको ये चीजें पढ़नी चाहिए। बुक्स में भी चीजें मिलती है, मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स अभी बताने वाला हूँ, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, किस क्लास की पढ़नी है। बाकी मेरे बैच में आपको मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा, कुछ भी अन्यथा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों को चीजें सारी पता हो। इसके बाद देखिए भाग 2 जो हमारा रहेगा उसमें आदि मानव और पाषाण युग, ठीक है। आदि मानव और पाषाण युग में सबसे पहली बात, एक हमारे जो पूर्वज थे, है ना, जो पूर्वज थे उससे लेकर आधुनिक मानव तक का जो जमे, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, कैसे होमो सेपियंस का विकास हुआ और जो पूरा उसका डायस्पोरा या प्रवास सिद्धांत है ना, उसके बारे में, मानव विकास की क्या प्रक्रिया थी, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन है, होमो हैबिलस कौन है, होमो इरेक्टस कौन है, निएंडरथल कौन है, क्रो-मैग्नन कौन है, आधुनिक मानव होमो सेपियंस की कहानी आप पढ़ेंगे। इसके बाद अफ्रीका सिद्धांत है, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, जिसमें मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में कब हुई, है ना, अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप और अन्य महाद्वीपों में कैसे मानव पहुंचा, फिर भारत में आगमन कब हुआ मानव का, है ना। सबसे पहले दक्षिण भारत में आगमन हुआ, लगभग 70,000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में हमें जो है मध्य, ये जो आपका मध्य भारत है ना,
नर्मदा नदी घाटी है ना, नर्मदा नदी घाटी, यहाँ से मानव के आरंभिक साक्ष्य मिलने चालू होते हैं। चाहे भीमबेटका हो, आदमगढ़ हो, इन सलासियों में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ये सब पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे इस समय का जो मानव था आग का प्रयोग करना कैसे सीखा, शिकार और संग्राहक जीवन कैसे सीखा, गुफा कला उपकरण और जो निर्माण कार्य है ये कैसे सीखा इस मानव ने, ठीक है। फिर आपका स्टोन एज का टाइम पीरियड आता है आपका, जिसमें शिकार, स्टोन एज मतलब अब स्टोन एज को हम 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कम समय में आप सब कुछ समझते चले जाओगे, बस आराम से इत्मीनान से मुझे सुनिए एक एक बात को। आप कम समय में, अभी आपकी पूरी टाइमलाइन, पूरी क्रोनोलॉजी शुरू से लेके लास्ट तक प्राचीन भारत इतिहास की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो पाषाण काल का मानो जो है, इसमें पूरा पाषाण काल था आपका 25 लाख से लेकर के 10,000 BC। आप देखिए ह्यूज टाइम पीरियड है आपका, क्योंकि ये मानव बनने की कहानी थी ना, एक दिन में थोड़ा ना ऐसे बने कि हम पहले चारों हाथ और पैर दोनों चलते थे, है ना, फिर धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधी होकर के हम आधुनिक होमोसेम्पियस में बदले। पहले शिकारी थे, भोजन संग्राहक थे, गुफाओं में निवास करते थे, है ना, भीमबेटका की गुफा और ऐसी बहुत सारी गुफाएं थी। हस्त कुठार का उपयोग करते थे, हाथ की कुठार जो है, हाथ में चापर और फ्लेक्स का यूज करते थे। फिर हमने आग की खोज की, हमने उसी समय आर्ट भी डेवलप हुई, गुफा चित्रकला, शिकार और नृत्य के दृश्य हमने बनाने चालू किए। फिर जब मध्यकाल आया, जिसको हम जो है मीसोलिथिक एज कहते हैं, 10,000 से लेकर के 8,000 BC का टाइम पीरियड आपका रहता है। एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें मानव जो है माइक्रोलिथ्स का उपयोग करता है, छोटे छोटे सूक्ष्म उपकरणों का उपयोग करता है, बाण बनाता है। धीरे धीरे मानव का जीवन में स्थायित्व आना चालू हो जाता है। मानव जो है आग का आविष्कार हो गया तो गुफाओं में रहने लगा, तो अर्ध घुमंतु जीवन मानव का चालू हो जाता है। यहाँ से पशुपालक बन जाता है। ये मध्य पाषाण काल में ही मानव कैसा हो जाता है, पशुपालक, है ना। आंशिक कृषि की शुरुआत यहां से होती है, लेकिन कृषि की पूर्ण शुरुआत जो होती है वो होती है आपकी नवपाषाण काल में, ठीक है। कई सारे हमें स्थल भी देखने हैं जो ऑप्शनल वाले बच्चे रहेंगे, है ना। जीएस वाले बच्चों को तो ये काम नहीं करना है, जिनके वैकल्पिक विषय रहते हैं उनको मैप बेस्ड स्टडी भी आती है। बट मेरी क्लास जो रहेगी बहुत डायनेमिक क्लास रहेगी। आपको मैं यहाँ पे मैप जरूर आपको हर जगह पे बताऊंगा, और मैं आपको एक सजेशन भी दे रहा हूँ। ऐतिहासिक मानचित्रावली आप ले लीजिएगा, स्पेक्ट्रम प्रकाशन की आती है। ऐतिहासिक मानचित्रावली से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है ना। ऐतिहासिक मानचित्रावली सभी बच्चों को जरूर लेना है। मैं आपको एक बार मानचित्र को लेकर के, देखिए मानचित्र स्टडी को लेकर के हमेशा मैं प्रमोट करता हूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा ऐतिहासिक मानचित्रावली, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो पशुपालक आदमी मध्य पाषाण काल में बन गया। इसके बाद नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज 8,000 से लेकर 2,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड जो आपका है ये नवपाषाण काल का है। इसी बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक जगह प्रारंभ हो जाती है। तो कृषि का विकास, गेहूं, जौ और चावल, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा मान लीजिए इंडिया का मानचित्र है, ठीक है। ये आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के ऊपर का भारत जो है वो है उत्तर भारत, उत्तर भारत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गोदावरी नदी है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र दक्कन का रीजन है। और सबसे नीचे का क्षेत्र गोदावरी कृष्णा से नीचे का क्षेत्र है सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, सुदूर दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है। अब जो मानव सभ्यता का विकास हुआ अलग अलग हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, तो हो सकता है इस समय भी यहाँ पे पाषाण काल की स्थितियां चल रही हों। अभी भी आप देखिए हमारे यहाँ पे जनजातीय जीवन आज भी है। अंडमान में देख लीजिए बहुत सारी जनजातियां जो आधुनिक जीवन से अभी भी अपने प्राचीन कल्चर उन सबको प्रोटेक्ट करके चल रही है। तो एक ही समय काल में एक साथ कई सारी चीजें चल सकती हैं। कहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी चीज है, कहीं पर उसी समय काल पे हो सकता है मध्यकाल चल रहा हो, नवपाषाण काल चल रहा हो। ये तो विकास की अलग अलग यात्राएं होती हैं समय समाज को लेकर के, तो वो सब आपको क्लास के अंदर मैं डिटेल में चीजें समझाऊंगा। कृषि का विकास हुआ नवपाषाण काल में, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, एक नई क्रांति हुई, मानव का जीवन यहीं से स्थायी होना चालू हो जाता है। इसके पीछे के कई सारे रीजन है ना, कई सारे मल्टीपल रीजन है जिसमें मनुष्य को एग्रीकल्चर, है ना, कृषि के विकास ने ही मानव के जीवन को स्थायित्व दिया, क्योंकि अब उसे भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमना पड़ता था, ठीक है। वो मनुष्य ने गेहूं, जौ, चावल ये सब कुछ उपजाना चालू किया। पशुपालन और विस्तृत हुआ,
मध्यकाल में चालू हुआ था। यहाँ पे विस्तार हो गया, गाय भेड़ बकरी सुअर इन सबको पशुपालन, स्थायी बस्तियां बनने लगी, ग्राम व्यवस्था का विकास होने लगा, मिट्टी के बर्तन, कई सारे औजार, कपड़ा बुनाई, ऊन कपास, ये सारी चीजें, और कई सारे स्थल जैसे मेहरगढ़ पाकिस्तान में, चिरांद बिहार में, बुर्ज होम कश्मीर में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, है ना, नवपाषाण, कई सारे युग का आरंभ होता है। इसी समय काल में चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथी मतलब पहली धातु जो मनुष्य की थी ना, वो थी तांबा। तांबा सबसे पहले, तांबा और मिश्रित ताम्र पाषाण काल, तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करना मानव चालू करता है। ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था का शुरुआत होता है। तो हम अलग से ही ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे, चाल्कोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे, जिसमें तांबा और पत्थर का उपयोग और कैसे कृषि पशुपालन और ताम्र उपकरणों के उपयोग ने आधुनिक जीवन को स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से थे जहां पे ताम्र पाषाण संस्कृतियां में देखने को मिलती हैं? आहड़ राजस्थान में है, मालवा है मध्य प्रदेश में है ना। आहड़ सभ्यता जो आपकी है वहां पर जो है धातु शिल्प कला देखने को मिलती है हमें। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, नवदा टोली, महेश्वर, ये सब स्थल आप यहां पर देखेंगे डिटेल में। ठीक है, धातु युग का संक्रमण काल था, पहली धातु तांबा ही थी, तो यहीं से धातु युग का शुरुआत भी होता है। स्थायी बस्तियों का विकास होना चालू हो जाता है। इसके बाद मनुष्य के जीवन में एक बड़ा बदलाव जो एग्रीकल्चर लेकर के आया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो नया जीवन लेकर के आया, उससे एक नई संस्कृति का शुभारंभ होता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन उससे पहले जो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि प्री वैदिक सोसाइटीज के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। वैदिक काल के पहले का जो समय काल था, प्री वैदिक सोसाइटी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसमें आती है प्री वैदिक में। तो आर्थिक जीवन जो था एग्रीकल्चर और पशुपालन में था। वैदिक काल का भी यही देखने को मिलता है। लोहे और तांबे के औजारों का प्रयोग करना चालू करता है। एक सामाजिक जीवन, जनजातीय संगठन, स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप देख सकते हैं इसे। धार्मिक जीवन, प्रकृति पूजा पर आधारित मनुष्य, सूर्य अग्नि वायु की उपासना, यज्ञ और बलि परंपराएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, आदिम जीवन से विकसित ग्राम आधारित जीवन की ओर संक्रमण होना चालू हो जाता है और नगरीकरण की नींव भी पड़ती है। और इसी से सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे एक साइंटिफिक ह्यूमन का जन्म होता है ना, एक वैज्ञानिक मनुष्य का जन्म होता है जो धातुओं के माध्यम से कांसे का उपयोग, दो धातुओं के प्रयोग से कांसे का उपयोग करना चालू करता है। और एक नगरीय समाज, एक व्यापार वाला समाज, है ना, जो एग्रीकल्चर जब सरप्लस होने लग जाता है, कृषि अधिशेष बचने लग जाता है, तो फिर ट्रेड में चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसका हम काल निर्धारण बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। आमतौर पे अमूमन आप पढ़ेंगे तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी का जो ईरा है वो अमूमन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईरा माना जाता है। ठीक है, बीच का समय काल जो है 1500 बीसी तक का, वो आप देखेंगे 1700 से लेके 1500 बीसी का टाइम पीरियड जो था आपका, वो पतन का काल था। परिपक्व चरण जो देखते हैं हम लोग 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का, तो ये सब क्लास में पढ़ाया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कितना था? उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, है ना, दक्षिण में दैमाबाद जिसे हम भगत राव कहते हैं महाराष्ट्र में पड़ता है, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ मंडल में है आपका ये, और पश्चिम में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है, सुत कांगेडोर मकरान तट में पड़ता है आपका। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका पूछता है। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल देखेंगे, अलग अलग बहुत सारे स्थल थे, जैसे हड़प्पा। हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, जहां पर हमें अनाज घर, मिट्टी की मूर्तियां, और पहला ये एक तरीके से राजधानी के तौर पे था। एक मूवी भी आई है मोहनजोदड़ो, कभी समय निके तो एक बार देखिएगा जरूर। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, जहां से विशाल स्नानागार, सभा भवन, बहुत सारी अन्नागार, कई चीजें देखने को मिली। इसके बाद धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, जहां से जल प्रबंधन प्रणाली देखने को हमें मिलती है। लोथल गुजरात में पड़ता है, जहां से डकियार्ड और मनका इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। मनका के माध्यम से माला बनाए जाते थे। कालीबंगन राजस्थान की है, जहां से अग्निकुंड और हल के निशान देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा की है, जो सबसे बड़ा स्थल है आपका राखीगढ़ी। ठीक है, इसके बाद नगर नियोजन, है ना, धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है बहुत ही अपने आप में वर्तमान में हम सिंधु घाटी सभ्यता से सीख सकते हैं
और विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता होने के साथ साथ विश्व की सबसे नगरीय सभ्यता का दर्जा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को है। तो ऊपरी नगर दुर्ग और किले में बटे हुए थे, निचला नगर दो भागों में विभाजन था नगर का, ऊपरी नगर जिसमें दुर्ग और किला था और निचला नगर जिसमें सामान्य लोग रहते थे। यहाँ पे प्रशासनिक वर्ग रहता रहा होगा या एलीट क्लास रहता था। सड़कें ग्रिड पैटर्न पर समकोण पर कटी थी। इमारतें जो है पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। घरों में शौचालय की व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था, अनाज घर, सभा भवन, जल निकास प्रणाली उच्चतम स्थल की, भूमिगत नालियां थीं, ढक्कन से ढकी हुई नालियां थीं। आज से आधुनिक मानकों के आधार पर नालियां बनी हुई थी सड़कों के किनारे। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा था और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ग्रेट बाथ देखने को मिला है, धौलावीरा में जल संरक्षण टैंक देखने को मिला है, लोथल में डकयार्ड यानी एक बंदरगाह देखने को मिला है, गोंदीबाड़ा जिसे हम कहते हैं। तो ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत एलीट थे। ऐसे हम धार्मिक विश्वास और सामाजिक व्यवस्था और व्यापार, लिपि, ये सब चीजें देखते हैं। धार्मिक विश्वास में मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति महादेव को मानते थे। ये पशुपति की हमें एक जो है प्रोटो शिवा की मूर्ति मिली है। वृक्ष की पूजा करते थे, पीपल था, नीम था, इनकी पूजा होती थी। पशु पूजा में बैल की पूजा, गैंडा की पूजा, हाथी की पूजा, अग्नि पूजा में लिंग पूजा, अग्नि पूजा, ताबीज, जादू टोना, इन सबको मानते थे। ये धार्मिक विश्वास थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये सब चीजें बैच के अंदर डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, आप सभी को विस्तार में पढ़ने के लिए वहां पे, यहाँ पे आपकी एक समझ विकसित हो, फाउंडेशन है। सब टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है आपको, आपकी क्या समझ होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था, वर्ग विभाजन का संकेत देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, है ना। व्यापारी वर्ग भी है यहाँ पे और भी अन्य वर्ग भी है यहाँ पे। वस्त्र, ऊनी और सूती कपड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। सोना चांदी और मणिके के आभूषण देखने को मिलते हैं, पूरी आभूषण इंडस्ट्री है। स्त्रियों के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है चीजें हमें देखने को मिलती है और मनोरंजन को लेकर के खिलौने, पासा, संगीत और बहुत सारे आभूषण देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है व्यापार और अर्थव्यवस्था। ये एक नए सिरे से एग्रीकल्चर, गेहूं, जौ, कपास, पशुपालन में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, यहाँ का जो इंटरनल ट्रेड था आपका जिसमें मन के, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें। बाह्य व्यापार जिसमें मेसोपोटामिया, बहरीन और ओमान के साथ इनका जो है एक्सटर्नल ट्रेड था। भार मापन प्रणाली जिसमें मन का मानक घनाकार पत्थर बनाए जाते थे। मुद्रा का अभाव, विनिमय प्रणाली, एक एक्सचेंज रेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लिपि जो थी यहाँ की, लिपि लगभग पढ़ने योग्य नहीं थी, लगभग 400 संकेत है, अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। पढ़ने योग्य तो है पर हम पढ़ ही नहीं पाए अभी तक यहाँ की। चित्र लिपि यहाँ पे पिक्टोग्राफिक लिपि है, दाएं से बाएं लेखन के प्रमाण है, अभी तक पढ़ा नहीं है इसलिए पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो एक ये आपको देना है, बुस्त्रोफेदन जो आपका वो है। कैसे खत्म हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, पतन के क्या क्या कारण थे। कुछ प्राकृतिक कारण थे जिसमें बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, नदियों ने मार्ग बदल दिया होगा, जैसे सरस्वती नदी जो घग्गर नदी है वो सूख गई। बाहरी आक्रमण, बहुत सारे आर्यों का आक्रमण हुआ था, ऐसी भी बातें पता चलती है। प्रशासनिक और कृषि उत्पादन में गिरावट हो गई होगी, है ना, प्रशासनिक कमजोरी, कृषि उत्पादन में गिरावट। इंपॉर्टेंस क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब आप देखेंगे हर चीज आपको बैच के अंदर ये सब मैं पढ़ाऊंगा। विश्व की प्राचीनतम शहरी योजनाओं में एक अद्भुत नगर नियोजन, है ना, यहाँ पे एक उच्च स्तर का नगर नियोजन है। धार्मिक विश्वासों एवं भारतीय संस्कृति का प्रभाव, कला, स्थापत्य और व्यापारिक प्रगति। कपास के प्रयोग का विश्व में प्रथम उदाहरण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब इसके समकालीन बहुत सारी अन्य सभ्यताएं भी थी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो, इसका एक कंपेयर भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। चीन की सभ्यता भी है, पीली सभ्यता। तो समकालीन सभ्यताओं में सबसे बेस्ट आपकी सभ्यता में से एक है। देखो ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था, 2500 से लेके 1500 बीसी। मेसोपोटामिया आपकी जो सभ्यता थी 3000 बीसी से 500 बीसी, ठीक है। और मिस्र की 3100 से 1000 बीसी के आसपास का समय काल था। इसकी चित्रलिपि अभी नहीं पढ़ पाए हम लोग, चित्रलिपि है, ये किलाक्षर था यहाँ पे, यहाँ पे भी चित्रलिपि का उपयोग मिस्र में भी करते थे। यहाँ पे जो नदियां हैं सिंधु, घग्गर और जो उसकी सहायक नदियां हैं, यहाँ पे आपकी मेसोपोटामिया, टिग्रिस, यूफ्रेटिस, ये आपके सब मेसोपोटामिक सभ्यता, ईरान वाला जो क्षेत्र था ना आपका, और मिस्र आपकी नील नदी की नदियों के किनारे सभ्यताएं बची हैं। यहाँ का धर्म ये पशुपति, मातृदेवी, प्रकृति पूजा पे आधारित थे। मेसोपोटामिक सभ्यता बहुदेववाद, प्रकृति पूजा, और ये आपका मिस्र की सभ्यता जो है सूर्य देवता और ओरिरिस की पूजा किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी नगर नियोजन, जल निकासी,
यहाँ पे मंदिर प्रणाली हमें जिगुरात जो देखने को मिलते हैं, और मिस्र में हमें पिरामिड, गीजा के पिरामिड देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग विशेषताएं हैं। ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया से ट्रेड था, मेसोपोटामी लोग सिंध के साथ ट्रेड करते थे। मिस्र के साथ जुड़ाव बहुत ज्यादा देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम इसको बहुत विस्तार से क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगला समय काल आता है वैदिक काल का। वैदिक काल है ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 बीसी, ठीक है, जिसमें समाज एवं राजनीतिक संगठन ये आप लोग देखेंगे। ऋग्वैदिक समाज कैसा है, संगठन कैसा है, जनजातीय कबीलाई समाज है ना। तो यहाँ पे जन जो ट्राइब्स के तौर पे हैं, कुल, ग्राम, जनपद, इस तरीके का विभाजन है। वंशीय संगठन भी गोत्र के रूप में देखने को मिलता है। सभा और समिति और विदत का भी हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। सभा जो थी वरिष्ठ लोगों की परिषद होती थी जो राजा को परामर्श देती थी। समिति सामान्य लोगों की सभा होती थी जिसमें जनतांत्रिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। विदत धार्मिक और युद्ध संबंधी सभा के तौर पे हम यहाँ पे देखने को पाते हैं। राजा की स्थिति की बात करें तो राजा जो है जनों का संरक्षक था, धर्मपालक के भूमिका पे था राजा, निरंकुश नहीं था। सभा और समिति से नियंत्रित होता था राजा, ठीक है। धर्म और यज्ञ परंपराएं भी समय समय पर, यहाँ पे कर्मकांडीय समाज था पूरा वैदिक काल का, ठीक है। वैदिक काल में को भी दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेद हैं जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में जो जानकारी मिलती है। प्रकृति पूजा वैदिक काल में थी। इंद्र जो है प्रमुख देवता होता था, युद्ध देवता, वज्रधारी था। अग्नि, वरुण, सूर्य, मारुत, सोम, इन सब का जिक्र किया गया है। यज्ञ परंपराएं 2 प्रकार की थी, सरल यज्ञ भी था, बाद में धीरे धीरे ये यज्ञ परंपरा बहुत ही कठोर होती चली गई, कर्म कांड में तब्दील हो गई। पशु बलि भी यहाँ पे देखने को मिलती है। मूर्ति पूजा का अभाव देखने को मिलता है, ज्यादा मूर्ति पूजा वगैरह नहीं थी, प्रकृति पूजा पर आधारित था। यदि हम आध्यात्मिक विचार की बात करें वैदिक काल में तो आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा बनी हुई थी, यानी पुनर्जन्म को लेकर के ये लोग जो है बात करते हैं वैदिक काल में। और हमारा जो समाज है ना वर्तमान में ऋग्वैदिक काल से बहुत प्रेरित है। आर्थिक जीवन कैसा रहा? पशुपालक था, ग्रामीण था, है ना। जौ और गेहूं की खेती करते थे। तांबा, सोना, लोहे का यहाँ पे अभाव था। व्यापार बहुत सीमित थे। एक्सचेंज रेट, विनिमय प्रणाली यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में, सब बैच में डिटेल में, अब आगे आपकी जो क्लासेस लगी हैं, जो क्लासेस आपको मिलेंगी उसमें विस्तार पाओगे, आनंद आ जाएगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री बढ़िया से एक एक चीज, एक एक टॉपिक समझते हुए चलोगे। बस यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि बहुत तेजी से आप में एक समझ डेवलप हो जाए कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये सब चीजें, आर्थिक जीवन, फिर सामाजिक जीवन, आपका पितृसत्तात्मक समाज यहाँ पे देखने को मिलता है ना। स्त्रियों की स्थितियां क्या है, यज्ञ और शिक्षा में स्त्रियों की भागीदारी पहले थी, है ना। पहले विदुषी स्त्रियां भी बहुत सारी थी। विवाह में स्वतंत्रता होती थी स्त्रियों को, अपना वर चुनने को लेकर स्वयंवर प्रणाली भी देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था बहुत प्रारंभिक चीजें थी पर लचीली थी, व्यवसाय आधारित, कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट तो आ गया था लेकिन वो कठोर नहीं था, जन्म आधारित नहीं था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल पूरी तरीके से एक आइडियल काल के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल जो था आपका, जिसका समय काल 1000 बीसी से 600 बीसी में होता है, इस समय काल में एक और बड़ी घटना घटती है, लोहे का आविष्कार हो जाता है। और जब लोहे का आविष्कार होता है तो समाज और वर्ण व्यवस्था, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर हो जाती है ना, जन्म आधारित हो जाती है, शूद्रों की स्थिति निम्न हो जाती है ना। जाति आधारित विभाजन हमें देखने को मिलता है। स्त्रियों की स्थिति में भी ह्रास होने लग जाता है उत्तर वैदिक काल में। शिक्षा से वंचित होने लग जाती हैं स्त्रियां। यज्ञों में उनकी भागीदारी, कर्मकांड में उनकी भागीदारी कम होने लग जाती है। श्रम विभाजन बहुत कठोर कर दिया जाता है स्त्रियों के लिए। परिवार प्रणाली, आश्रम प्रणाली, आश्रम प्रणाली में 4 आश्रम का कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में निकल के आया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सारा कॉन्सेप्ट हमें वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में। धार्मिक यदि स्वरूप को देखें, ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे जब प्राचीन भारत के इतिहास का आप विस्तारित सेशन देखेंगे, बैच के अंदर की क्लासेस देखेंगे, आपको सब कुछ बहुत विस्तार में मिलेगा। सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा, आनंद आ जाएगा। एक ऐसा विषय जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपके लिए कभी कठिन था ही नहीं, ठीक है।
ऋग उत्तर वैदिक काल में यज्ञ परंपरा जटिल हो गई, पशु बलि, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, है ना। दार्शनिक विकास करें तो उपनिषदों में मतलब आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणा, यानी यहाँ पे वेदांत जिसे हम कहते हैं, उपनिषदों का प्रभाव बढ़ने लगा। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत आपके ये बहुत प्रारंभिक हो गए। शिक्षा संस्थाओं में जैसे हमने बताया गुरु शिष्य परंपरा, आश्रम प्रणाली, वेद, वेदांग, गणित, खगोल, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य था धर्म और जीवन के मूल्यों की शिक्षा। अर्थव्यवस्था और कृषि का विकास हुआ, जिसमें कृषि का विस्तार हुआ, हल का प्रयोग, लोहे के औजार, व्यापार और नगरीकरण की बात करें तो गोधन का महत्व जारी रहा। ग्राम से नगर की ओर विकास होना चालू हुआ, धातु का प्रयोग हुआ, लोहा धातु यहीं से प्रारंभ होती है। और इसी के बाद आपका जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल में एक द्वितीय नगरीकरण की क्रांति की बात करते हैं, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड आपका उत्तर वैदिक काल ही है, ठीक है ना। साहित्य और ग्रंथों की यदि आप बात करें इस समय काल में, तो ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें यज्ञों की व्याख्या की गई है, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण है, आरण्यक जिसमें दार्शनिक चिंतन की बात है, उपनिषद जिसने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के दर्शन की बात है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद का संकलन जो पूरी तरीके से इसी समय काल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल है और इसका विस्तार अब हम लोग आने वाले बैचेस में पढ़ने वाले, प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा इसकी। तो मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं, साथ साथ आपको पूरी नोट्स मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक सब टॉपिक की पीडीएफ, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, जो जो पढ़ते जाना क्लास में उसे टिक मारते जाना। तो आप लोग फाउंडेशन बैच वाले बच्चे जितने भी है, बस इत्मीनान से, अब आपको देखो एक एक सब्जेक्ट इतना डेप्थ में कोई जाके आपको पढ़ाएगा ही नहीं, ये भी बता दे रहा हूं, बहुत ऊपरी तौर पे पढ़ाते हैं, मैं जाके विस्तार में पढ़ाऊंगा, एक एक विषय वस्तु आपकी कंप्लीट होगी प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, ठीक है। महाजनपद काल और बौद्ध, अब देखिए यहाँ पे 600 ईसा पूर्व में ना महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों के उदय में 600 ईसा पूर्व में हुआ आपका, जिसकी पृष्ठभूमि में आप देखें तो उत्तर वैदिक काल में जो मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ, जिससे एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, है ना, ट्रेड इसी से जन्म हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे के औजार बनने लग गए, जिससे स्थायी गांव और नगरों का विकास हुआ, व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा, शहरीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई, परिणाम स्वरूप गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रकार की इकाइयों का उदय हुआ और यही महाजनपद काल की शुभारंभ है, ठीक है। इस समय काल में जो हमें जानकारी इनके बारे में मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। टोटल 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं जिनकी राजधानियां थी, जैसे अंग की राजधानी चंपा थी एक व्यापारिक केंद्र के तौर पे, मगध की राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई, पाटलिपुत्र सबसे ज्यादा पावरफुल थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जिसका एक अपना रिलीजियस इंपॉर्टेंस था, धार्मिक महत्व था। कोसल की 2 राजधानियां आप कह सकते हैं, एक श्रावस्ती थी, दूसरी आपकी अयोध्या थी, है ना। बुद्ध का कार्य क्षेत्र आपका ये कोसल वाले क्षेत्र में बुद्ध सबसे ज्यादा थे। वत्स महाजनपद में कौशाम्बी एक आपका व्यवसायिक केंद्र था, बुद्ध की एक कर्म स्थली के तौर पे हम कौशाम्बी को भी जानते हैं, तो वत्स आपका कौशाम्बी, ठीक है। अवंती आपका उज्जैन वाला क्षेत्र, इसकी भी मतलब अवंती उज्जैन वाला, ये भी बहुत पावरफुल जनपद था आपका, ठीक है। इसके बाद चेदी की सुक्तमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, महाभारत का क्षेत्र यही है आपका पूरा का पूरा। पंचाल की 2 राजधानियां थी, अहिछत्र और कांपिल्य, ठीक है। मल्ल की 2 राजधानियां थी, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ है। इसके बाद पावापुरी में किसका हुआ है, अब देखिए 2 महापरिनिर्वाण यहीं पे हुए हैं। पावापुरी में हुआ है जो हमारे 24वें जैन तीर्थंकर हैं, जिनको महावीर स्वामी कहते हैं, और कुशीनगर में हुआ है बुद्ध का। मत्स्य महाजनपद विराटनगर, अशमक पाटन दक्षिण भारत का महाजनपद है, सूरसेन मथुरा, कंबोज अफगानिस्तान क्षेत्र में अश्वपालक प्रसिद्ध क्षेत्र है ये, यहाँ पे जो है घोड़े पाले जाते थे कंबोज महाजनपद में। इसके बाद गंधार आपका ये भी पेशावर वाला क्षेत्र है। तक्षशिला बड़ा फेमस आपका शिक्षा का केंद्र था, और शाक्य गणराज लिच्छवी, है ना, इनका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो अल्टीमेट 16 महाजनपदों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। इन्हीं में से एक महाजनपद मगध का उत्कर्ष होता है, और मगध में मल्टीपल वंश होते हैं, जिसमें से पहला आपका हर्यक वंश है। हर्यक वंश का शासक होता है बिंबिसार, माफ कीजिएगा, बिंबिसार। 544 से लेकर 413 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो हर्यक वंश का है। मगध मतलब क्या है, बिहार का क्षेत्र। बिहार का कौन सा क्षेत्र, जो राजगृह वाला क्षेत्र है, पटना और गया दोनों को मिला दीजिए तो आपका जो है मगध महाजनपद बन जाता है।
5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। कभी आप राजगीर गए, नहीं गए यदि आप, तो मेरा भारत दर्शन का वीडियो देख लीजिए। मैं राजगीर में जो आपका बिंबसार का, जहां पे अजातशत्रु ने बिंबसार को कैद किया था, वहीं से खड़े होकर के मैंने पूरा राजगीर आपको पढ़ाया है, पूरा मगध महाजनपद पढ़ाया है। भारत दर्शन की सीरीज में आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है भारत दर्शन सीरीज, उसको जरूर देखिए आप। आपको बहुत मतलब एक रियलिस्टिक फील आएगा। और आपको मैं वो 5 पहाड़ियां दिखाता हूं जहां पर ये पूरा क्षेत्र था, मगध रीजन, और वहीं से भारत के इतिहास की जो एक तरीके से कह सकते हैं गौरव गाथा लिखी गई। तो पहला बिंबसार था, अंग मगध लिच्छवी से संबंध स्टैब्लिशमेंट किया, बुद्ध का समकालीन था आपका। इसका बेटा बाद में अजातशत्रु आया, इसने बिंबसार को जो है एक तरीके से पहले कैद किया, फिर खत्म कर दिया। पाटिलपुत्र ग्राम की स्थापना इसी ने की थी, वाराणसी पर विजय किया, बुद्ध से संवाद, ये सारी चीजें इसी के टाइम पे प्रथम बौद्ध संगति भी होती है आपकी, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड आपका 544 से लेके 413, ठीक है। इसके बाद है शिशुनाग वंश, 413 से लेके 362 बीसी। यही कालानुक्रम आपको नहीं पता चलते, मैं अब आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बता रहा हूं और ये इसी सीक्वेंस में क्लासेस करवाई जाएंगी। शिशुनाग वंश, यहां पे भी एक तो शासक था आपका कालाशोक। शिशुनाग एक शासक था, शिशुनाग के बाद कालाशोक उसका बेटा आया शासक, है ना। राजधानी वैशाली, अवंती पर विजय प्राप्त की शिशुनाग शासकों ने। फिर आपका आता है नंदवंश, 362 से लेकर के, ठीक है। शिशुनाग वंश कब तक था? 413 से लेकर 362 बीसी। फिर नंदवंश 362 बीसी से लेकर 321 बीसी, ठीक है। यहां पे पहला शासक था महापदम नंद, पर ठीक है, इसको हम द्वितीय परशुराम की भी उपाधि ये लेता है। बहुत विशाल साम्राज्य था, बहुत पैसा था, अकूट संपत्ति थी। इसी के समय पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था, है ना। घनानंद था शासक उस समय, सिकंदर डर गया क्योंकि मगध साम्राज्य के शासक जो है बहुत पावरफुल थे। 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर भारत आया था, लेकिन इसी समय काल पे एक व्यक्ति आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने नंद वंश का समूल विनाश किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हम मौर्य साम्राज्य भी देखेंगे। इसी समय काल पे बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध, 563 बीसी से लेकर 483 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म, एक धार्मिक क्रांति देखने को मिलती है हमें। एक धार्मिक क्रांति हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है। उसके बाद फिर से अगेन नए 2 धर्म, और दोनों ही नास्तिक धर्म, एक बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, उसी बिहार की धरती पर, है ना। तो बौद्ध धर्म जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी ग्राम, शाक्यगढ़ राज्य से जुड़े हुए थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, इसका भी जुड़ा हुआ एक भारत दर्शन का वीडियो है, जहां पे जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की है ना, वज्रासन ज्ञान स्थली बोलते हैं उसे, उसी बोध गया में मैं जाकर के आप सभी को उसी पेड़ के जस्ट नीचे से मैंने आपको पढ़ाया है। आप बोध गया का भारत दर्शन का वीडियो देख लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। मैंने पूरा उससे बौद्ध धर्म कंप्लीट कराया है, पूरा बोध गया, और बहुत शानदार जगह है। तो आप एक बार देखिएगा। बिहार में 3-4 साइट आपको बता रहा हूं, जरूर देखना चाहिए। एक तो कभी भी जाइए राजगीर जरूर जाइए, बहुत शानदार टूरिज्म के तौर पे बिहार सरकार उसे डेवलप कर रही है। दूसरी जगह आप जो जाइए वो बोध गया जाइए। बोध गया में आपको महसूस होगा बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है बोध गया का, अब तो एयरपोर्ट भी आ गया है। इसके बाद 1-2 जगह और बता रहा हूँ। वैशाली चले जाइए। वैशाली में ये है कि जैनिज्म के लिए महावीर स्वामी जी का वहां पे निर्माण स्थल है, पावापुरी में, वहां से भी मैंने वीडियो आपका बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर नालंदा है, पटना है, पटना तो बहुत शानदार शहर है ना। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं बिहार में घूमने के लिए। एक वीडियो मैंने बनाया था पूर्वी चंपारण से, मोतिहारी से। मोतिहारी में आप जाएंगे, गांधी मैदान वहां पे पड़ता है, महात्मा गांधी जी की बड़ी विशाल प्रतिमा है। वहीं से चंपारण सत्याग्रह का शुभारंभ होता है आपका। तो मैंने उसी गांधी जी की उसी प्रतिमा के आगे से पूरा चंपारण सत्याग्रह और भारत में जो गांधी जी के आरंभिक आंदोलन है वो पढ़ाए, तो आप एक बार उसे भी देखिएगा, है ना। बहुत डाइवर्सिफाइड है। बक्सर का मैदान, बक्सर का मैदान पे तो बहुत ज्यादा कुछ काम किया नहीं गया, अब तो वहां पे एक विजय स्तंभ लगा हुआ है जो किसी काम मतलब वो धीरे धीरे मेरा मानना है कि विजय स्तंभ अंग्रेजों ने बनवाया था, भारत सरकार को उसको नाम परिवर्तित कर देना चाहिए, कुछ और नाम रख देना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए, तो बौद्धिज्म आपका, बौद्ध धर्म, ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ भी पढ़ाया है मैंने भारत दर्शन में, सारनाथ मैंने पढ़ाया। वहां से जितने भी प्रतीक चिन्ह है भारत के, पहला हमारा जो अशोक की लाट लिया गया है ना, बाकी सब कुछ पढ़ाया, तो अशोक की लाट के पास से देख लीजिएगा। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में आपका हुआ है, ठीक है। सिद्धांत 4 आर्य सत्य, जिसमें दुख, कारण, निरोध और मार्ग की बात हुई है। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक की बात की गई है।
मध्यम मार्ग की बात बौद्ध धर्म में किया जाता है, प्रत्युत समानुपात की बात बौद्ध धर्म में किया जाता है। तो ये बौद्धिज्म आप बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ोगे। अनात्मवाद और क्षणिकवाद की बात हम करते हैं, सब बौद्ध धर्म में है, ठीक है। 4 बौद्ध संगतियां होती हैं, पहली राजगृह में होती है जिसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे। दूसरी वैशाली में होती है, कालाशोक के टाइम पीरियड पे साबकामी होते हैं यहाँ के अध्यक्ष। तीसरी जो है आपके पाटिलपुत्र में होती है, अशोक के टाइम पीरियड पे मुगल तिस्पुत होते हैं जिसके अध्यक्ष आपके। और चौथी जो आपकी है वो कश्मीर में होती है, कनिष्क के टाइम पीरियड पे वसुमित्र उसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार की बात करें तो अशोक के धम्म का प्रचार, महेंद्र, संघमित्रा, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया गया है ना। अशोक का धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, लेकिन अशोक ही वो व्यक्ति था जिसने बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट किए, जिसने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। आज विश्व में बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के तौर पे, और उसके पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अशोका को, और बाद में बहुत सारे शासक आए जिन्होंने उसको संरक्षण प्रदान किया। तो श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, तिब्बत, पूरा आसियान कंट्री, सब जगह बौद्ध धर्म ही है, ठीक है। लेकिन समय के साथ बौद्ध धर्म थोड़ा सा कमजोर भी पड़ा। बुद्ध के जाने के बाद मठों में भ्रष्टाचार आ गया। गुप्त काल के बाद अगेन भागवत धर्म और ब्राह्मणवाद का उत्कर्ष हुआ, बौद्ध धर्म का विदेश गमन हो गया, ये मान लीजिए। अब आगे आते हैं जैन धर्म, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बैच में। अगला टॉपिक जैनिज्म पढ़ोगे आप, ये दूसरा नास्तिक दर्शन है आपका। संस्थापक इसके महावीर स्वामी थे, ठीक है। 599 से लेकर 527 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में 24वें तीर्थंकर के तौर पे महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर, जन्म वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्वाण पावापुरी में हुआ। वो जल मंदिर बड़ा जबरदस्त है, आप एक बार देखिएगा मेरा वीडियो जो पावापुरी से मैंने आपको भारत दर्शन का बनाया, जिसमें जल मंदिर है ना। बीच में जो है महावीर स्वामी जी की समाधि है, उस समाधि पे भी काफी समय मैंने व्यतीत किया है। बहुत शानदार जगह है, बहुत एनर्जेटिक जगह है। यदि हम इनके सिद्धांतों की बात करते हैं तो त्रिरत्न की बात करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात जैनिज्म में की गई है। पंच महाव्रतों की बात की गई है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अनेकांत और त्यागवाद की बात की गई है। संप्रदाय की बात करें तो 2 भागों में विभाजन है, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्रधारी हैं, ज्यादातर गुजरात वगैरह में जितने भी संत हैं ज्यादा विस्तार वही है। दिगंबर जो नग्न साधु रहते हैं दक्षिण भारत में। इसमें पूरी कहानी है स्थूलभद्र और भद्रबाहु की। मगध में अकाल पड़ा, भद्रबाहु के साथ जितने भी जो जैनिज्म के संत थे वो दक्षिण भारत चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक में ना श्रवणबेलगोला, वहां पे गोमतेश्वर की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है ना, गोमतेश्वर बाहुबली है, उनकी मूर्ति है। महामस्तिका अभिषेक एक बहुत बड़ा पर्व आपका जो है मनाया जाता है जैनिज्म में, जो हर 11 साल में आपका आता है। तो जब दक्षिण भारत जितने चले गए मगध के अकाल के समय काल पे, वो सारे दिगंबर बन गए, और जितने स्थूलभद्र के साथ जो है उस अकाल समय काल में रहे वो सारे श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। चलिए, तरुण सागर महाराज जी के बारे में आपने नाम सुना हो, दिगंबर संत, और बिल्कुल बहुत जबरदस्त कड़वे प्रवचन करके उनका प्रोग्राम आपका आता था। तो ग्रंथ की बात करें तो जैनिज्म ग्रंथ जितने भी आगम ग्रंथ कहलाते हैं, कल्प सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, है ना, ये सारे सूत्र बहुत सारे लिखे गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन दोनों में बेसिक डिफरेंस भी जैनिज्म बौद्धिज्म में आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब बैच में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा। संस्थापक गौतम बुद्ध थे, वहां पे महावीर स्वामी संस्थापक नहीं थे बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। संस्थापक जैन धर्म के ऋषभदेव थे, ठीक है, बहुत प्राचीन थे, वैदिक कालीन थे। मुख्य सिद्धांत मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्र। यहाँ पे कठोर तपस्या, पंच महाव्रत, मतलब जैनिज्म में कठोर तप की बात होती है आपकी। आत्मा का विचार, बौद्ध धर्म अनात्मवाद, आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता है। जैन धर्म जीववाद यानी आत्मा के अस्तित्व को मानता है, ठीक है। तपस्या की बात करें तो जैनिज्म जो है आपका कठोर तप की बात करता है, मध्यम मार्ग की बात करता है, कठोर तपस्या की बात करता है जैनिज्म, और बौद्ध धर्म आपका मध्यम मार्ग की बात करता है। संप्रदायों की बात करें तो इसके भी कई सारे उपसंप्रदाय हैं, बैच में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान महायान का जो जन्म हुआ वो चौथी बौद्ध संगति के बाद हुआ। इसके अलावा महासंगीर, संगीक, स्थाविर, वो सारे जो है इसी में मर्ज हो गए, और इसमें श्वेतांबर, दिगंबर 2 प्रमुख है। उपसंप्रदाय और भी बहुत सारे हैं। प्रसार की बात करें तो इसका प्रसार श्रीलंका, चीन, जापान और कई सारे आसियान कंट्रीज में है। जैन धर्म दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में ज्यादा विस्तारित है, ठीक है। चलिए,
तो ये दो धर्म, और मैं धर्म के साथ साथ बहुत सारे दर्शन, दर्शन के साथ साथ बहुत सारे उप संप्रदाय जो इस समय डेवलप हुए, चाहे आजीवक संप्रदाय हो, चाहे चार्वाक दर्शन हो, चाहे लोकायत संप्रदाय हो, इन सब के बारे में हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। अब आते हैं, देखिए मैंने बताया था नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य गुरु थे, चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो इनके द्वारा जो है एक नए साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला। भारत का सबसे मजबूत और एक तरीके से समझिए कि ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन था अखंड भारत का, जिस हम भारत की बात आज कह रहे हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने मिलकर बनाया बाद में उसे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मगध से नंद वंश को पराजित किया गया चाणक्य और कौटिल्य की सहायता से। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्युकस को पराजित किया गया। सेल्युकस 305 में जो है पराजित किया। सेल्युकस के साथ एक संधि भी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिससे विवाह संधि हुई। 500 हाथियों का आदान प्रदान हुआ। मेगस्थनीज को राजदूत के तौर पर भेजा गया और मेगस्थनीज ने ही जो है इंडिका लिखी थी। यही वो व्यक्ति है जिसने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। श्रवणबेर गोला चला गया, कर्नाटक में संन्यास और मृत्यु की स्थिति तक। इसके बाद कौटिल्य और की अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा एक राजनीति शास्त्र पे बहुत शानदार पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के नाम चाणक्य विष्णुगुप्त थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री और मेंटोर के तौर पे थे, मार्गदर्शक के तौर पे। जो अर्थशास्त्र है वो राज्य शास्त्र पे, प्रशासन पे, राजनीति की पुस्तक है आपकी, ठीक है। राजनीति को नैतिकता से अलग करके सर्वाइवल ऑफ द स्टेट की बात करते हैं ये। मत्स्य न्याय के सिद्धांत, बलवान कमजोर को खा जाता है, इस सिद्धांत की बात, कर व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, दंड नीति, राज्य के सिद्धांत, इन सब की बात जो है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में की है। इसके बाद बिंदुसार आता है दूसरा, मतलब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है। और उसके बाद सबसे शानदार शासक अशोका आता है। अशोका के समय काल में कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। विशाल रक्तपात और विशाल विनाश होता है। अशोक इसी को देख करके द्रवित हो जाता है, हिंसा को छोड़कर बौद्ध धर्म की ओर चला जाता है। अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता पर बल प्रदान करता है, पशु बलि का निषेध कर देता है, स्त्री और शूद्र के कल्याण की बात करता है, प्रजा और अधिकारियों में नैतिकता के विकास की बात करता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। ये सब कुछ आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अशोक और अशोक के धर्म, बौद्ध धर्म के संरक्षक के तौर पे इसके समय काल पे ही तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, मुगल पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में हुई थी। 2 धर्म प्रचारक महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी के समय काल पे शिलालेख जो हमें देखने को मिले हैं, पूरे अफगानिस्तान से लेकर गंधार रीजन से लेकर के दक्षिण में कर्नाटका तक, सुदूर दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो पूरा भारत जो है आपका एकता के सूत्र में बट गया और इसी को हम अखंड भारत कहते हैं। भारत का सबसे विशालतम जो राजनीतिक एकीकरण है वो अशोक के द्वारा किया गया, ठीक है। फिर यदि हम मौर्य काल प्रशासन की बात करें तो चूंकि इतना विशाल साम्राज्य था तो केंद्रीय प्रशासन था, राजा सबसे ऊपर रहता था, फिर मंत्रिपरिषद होती थी, कैबिनेट होती थी, अमात्य अधिकारी होते थे, सैनिक विभाग होता था, विशाल सेना थी, हाथी दल था, गुप्तचर विभाग था, दोहरी गुप्तचर प्रणाली थी। प्रांतीय प्रशासन में 4 प्रांत थे इस समय, है ना। अशोक के टाइम पीरियड पे 4 प्रांत थे, तक्षशिला, उज्जैन, कर्नाटक, पाटलिपुत्र। 4 प्रांतों में हर प्रांत में कुमार और आर्य पुत्र होते थे, राजकुमार होते थे। स्थानीय स्वशासन में भी विभाजन था, सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। नगरीय प्रशासन के लिए समितियां बनाई गई हैं। ऐसा कुछ हमें इंडिका में और विभिन्न अभिलेखों में प्राप्त होता है। कई सारे अभिलेख भी इसके द्वारा लिखवाए गए हैं। अभिलेख जो अशोक ने लिखवाए हैं, बड़े बृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, है ना। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि, यूनानी लिपि, इन सब में लिखे गए हैं। शिलालेखों में क्या लिखवाया गया? राजकीय आदेश, नैतिक शिक्षा, संचार, इन सब को लेकर। महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें तो कंधार रीजन में यूनानी अरामाइक लिपि देखने को मिलती है। गिरनार गुजरात में अभिलेख है, मानसेरा में अभिलेख है। बहुत सारे स्तंभ लेख हैं, जैसे सारनाथ की बात करते हैं, सारनाथ के स्तंभ में सिंह है और ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे लिया गया है ना। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक की लाट से लिया गया है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, दिल्ली टोपरा स्तंभ, ये सब चीजें आप बैच के अंदर पढ़ेंगे। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक से चालू करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे।
मौर्यकालीन समाज की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, कला की बात करें, तो समाज वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जटिल होती चली गई, स्त्रियों की स्थिति निम्न होती चली गई, बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव से धीरे धीरे सुधार होना चालू हुआ। अर्थव्यवस्था की बात करें तो एग्रेरियन सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर समाज था, भूमि कर और लगान वसूली की स्थिति थी, व्यापार और सिक्का प्रचलन भी था, सिंचाई परियोजनाएं, सुदर्शन झील गिरनार में आपकी सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण कराया गया। कला एवं स्थापत्य की बात करें तो अशोक स्तंभ सारनाथ और सांची में था आपका जो है बहुत सारे स्तंभ बनवाए गए। अशोक स्तंभ आपके कई जगह जगह पे हैं, आपके सारनाथ में, सांची में, गुफाएं बराबर और नागार्जुन की गुफाएं हैं। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जैन भिक्षु होते थे, आजीवक संप्रदाय के लोग होते थे, उनके लिए बहुत सारी गुफाएं बनवाई जाती थी। गुफाओं को काट करके ही वहां पे उनके आवास स्थल, चैत्य और विहार बनाए जाते थे। तो बराबर की गुफाएं हैं, नागार्जुन गुफाएं हैं, सांची में स्तूप बनवाया गया, भरूच में स्तूप यहीं से चालू होता है। शिल्प कला में देखें तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो उच्च काल, एक तरीके से उच्च आदर्श इस्टेब्लिशमेंट किए मौर्य काल ने। मौर्य के बाद जब बृहदत्त की हत्या हुई, अंतिम जो मौर्य शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या के बाद ये वंश आते हैं, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और दक्षिण भारत में चेर चोर पांड्य राज्य, ये आते हैं। तो शुंग वंश आपका पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी जाती है। राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने जो है ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान पे काम किया, बौद्ध धर्म का थोड़ा दमन किया, ऐसी जानकारी मिलती है पुष्यमित्र शुंग के अभिलेखों में। कला, सांची के स्तूप का विस्तार किया, भरूती स्तूप, इन सब की बातें तो ये सब बहुत विस्तार से बैच में पढ़ेंगे। प्रॉपर एक लेक्चर आपको शुंग वंश पे ही मैं लूंगा। कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव कर्ण था आपका, ठीक है। शुंग वंश के बाद अल्पकालिक शासन था, आंध्र सातवाहनों द्वारा समाप्त कर दिया गया आपका ये कर्ण वंश। इसके बाद सातवाहन वंश, आंध्र वंश, पहली सदी ईसा पूर्व, थर्ड से लेकर तीसरी सदी ईसा पूर्व तक आपका। इसका संस्थापक सिमुक था। प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इसको जो है यदि विशेषताओं की बात करें तो सातवाहन शासक आपके दक्षिणापथपति थे। इसकी उपाधि से, ये दक्षिणापथपति की उपाधि से जुड़े हुए थे। शक कुषाणों से इनके लगातार संघर्ष थे। भूमि को अनुदान देने की प्रथा थी। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। कला अमरावती थी। स्तूप, नासिक, गुफाएं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। दक्षिण भारत में इसी समय काल पे चोर, चेल, चार, जिसे हम संगम युगीन समाज की बात करते हैं, तमिलनाडु और केरल क्षेत्र में चोर, चेर और पांडे संगम काल की शुरुआत होती है। संगम साहित्य में शिल्पाधिकारम, तोलकाप्पियम, है ना, पट्टू, एतु तो गई, ये सारे जो है आपके संगम साहित्य देखने को मिलते हैं। चोलों के पास एक बहुत विशाल समुद्री शक्ति थी। कावेरी पट्टनम बंदरगाह था इनके पास। पांड्यों की राजधानी मदुरै होती थी। मोती का व्यापार करते थे ये। चेर जो है कुटनाड क्षेत्र में थे, रोमन के साथ संपर्क में थे, ठीक है। तो इसी समय जो है दक्षिण भारत से ट्रेड भी चालू होता है रोम के लिए, है ना। जितना भी मसाला इंडस्ट्री है, मसाले का व्यापार होता है। इसी समय काल पे देखो विदेशी आक्रमण, हर समय काल पे विदेशी आक्रमण होते रहे, ठीक है। सबसे पहला सफल विदेशी आक्रमण जो था आपका वो यूनानियों का था, लेकिन इससे पहले ईरानी भी आए थे। सबसे पहला जो है ईरानियों ने हमला किया दारा प्रथम के टाइम पीरियड पे, फिर यूनानी आए। तो यूनानियों में जो है अलग अलग आपके जो है पर्सन थे। अब जैसे इंडो ग्रीक शासक जो है यूनानी शासक, संस्थापक है डेमेट्रियस, ठीक है। यहाँ पर मेनांडर और मिलिंद पन्हो ग्रंथ है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिक्कों पर ग्रीक और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है। इसके बाद शक हैं आपके, जिनका मूल निवास मध्य एशिया है। भारत में शकों की 5 शाखाएं आई, 5 शक क्षत्रप आपके आए, ठीक है। तो मालवा उज्जैन शाखा, राजा रुद्रदामन प्रथम तक, गिरनार अभिलेख, ज्योतिष में गणित का संरक्षण, ये सारी चीजें। कुषाण शासक में कुजुल कडफिसेस था आपका, प्रमुख शासक कनिष्क था। राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा वाले क्षेत्र में। बौद्ध धर्म का जो है संरक्षण किया, चतुर्बौद्ध संगति, कुंडलवन, कश्मीर वाला क्षेत्र। सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी, भारतीय देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। कनिष्क और गंधार मथुरा कला देखते हैं तो कनिष्क आपका जो है ये 78 एडी के टाइम पीरियड पे कनिष्क आपका, ये एक तरीके से आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, ठीक है। उसके बाद आपके शक आए, फिर पलहव आए, फिर कुषाण आए आपके।
ठीक है। और कुषाणों के टाइम पीरियड पे ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। नई मूर्ति कला स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट होते हैं जिसे हम गंधार कला, मथुरा कला कहते हैं। तो सब चीजें विस्तार में बैच में पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में सब कुछ फाउंडेशन बैच में पढ़ाऊंगा। ये फाउंडेशन सेशन है बस, ये मान लीजिए। यहाँ पे मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या विस्तार है, सिलेबस की क्या गहराई है। प्राचीन भारत एक छोटा विषय नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके पूरा होगा आपका, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान का जो है यहाँ पे उद्भव होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है और महायान का ये समर्थन भी करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन था? कुषाण, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कनिष्क था। सबसे कुषाणों का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, प्रमुख शासक कनिष्क था। राजधानी 2 थी, एक पुरुषपुर जिसको हम पेशावर कहते हैं, दूसरी मथुरा थी, ठीक है। बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संगति हुई कुंडलवन कश्मीर में। सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी, भारतीय देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद कनिष्क और गंधार मथुरा कला का एस्टेब्लिशमेंट 78 एडी में शक संवत का प्रारंभ भी यहीं से होता है। जब कनिष्क राज्यरोहण करता है तो वहीं से शक संवत भी शुरू होता है, ठीक है। और 57 बीसी विक्रमादित्य के द्वारा जो है विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी होती है। विक्रम संवत और शक संवत के बीच में 135 साल का अंतर है, डिफरेंस है, क्योंकि बीसी आपका निगेटिव में होता है ना, बीसी निगेटिव में और 78 आपका एडी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो बीसी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहां पे क्लियर कर लेते हैं। 78 एडी में, ठीक है, ये आपका शक संवत है, शक संवत कनिष्क के राज्यरोहण से। 57 आपका जो है ये क्या है? बीसी है ना, बिफोर कास्ट। यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5, ठीक है। ये आपका जो है वर्ष आपका अंतर है विक्रम संवत और शक संवत के बीच में। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो एक जनरली आप जान लीजिए इस चीज को भी, ठीक है। तो अब बाकी ये सब क्लास के अंदर हमारा डेप्थ में रहेगा, हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज देखेंगे, कोई भी चीज हम छोड़ के चलेंगे ही नहीं। अब तो आप विस्तार से पढ़ने जा रहे हो, है ना, अब आप बैच के अंदर हो तो विस्तार से पढ़ने जा रहे हो। इसके बाद आपका कनिष्क में ये हो गया, ठीक है। गंधार और मथुरा कला का उत्कर्ष हुआ जिसमें बुद्ध की मूर्तियां, महावीर स्वामी की मूर्तियां सारी बननी चालू हुई। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के टाइम पीरियड पे, तो महायान और हीनयान, जिसमें महायान का समर्थन किया गया। गंधार कला यूनानी प्रभाव से जुड़ी हुई है, ठीक है। गंधार स्कूल बौद्ध धर्म और यूनानी प्रभाव, ठीक है। यूनानी प्रभाव रोमन प्रभाव से जुड़ी हुई है। तो बुद्ध की मूर्ति में ग्रीक परिधान, जिसे हम टोगा कहते हैं, बुद्ध आपको टोगा पहने हुए दिखेंगे। यथार्थवादी शैली में है आपकी, है ज्यादातर, मतलब चीजें क्या है, यथार्थवादी है, वास्तविकता ज्यादा दिखाई गई है। केंद्र पेशावर था, तक्षशिला था। मथुरा कला जो है पूर्णतः भारतीय शैली पर है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया मथुरा कला में। बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। केंद्र मथुरा था, ठीक है। इसके बाद जो है और छोटे छोटे वंश हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। मौर्योत्तर काल में कुछ छोटे छोटे वंश और देखने को मिलते हैं जो आप वहां पे पढ़ेंगे। एक तो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश पे अभी हम आएंगे, ठीक है। नाग, वाकाटक और लिच्छवी वंश। नाग वंश उत्तर भारत में इसका प्रभाव था। पद्मावती इसकी राजधानी थी, गुप्त काल से पूर्व का राजधानी था, ठीक है, गुप्त काल से पहले बना था। वाकाटक वंश जो था विदर्भ क्षेत्र में था, दक्षिण भारत में। गुप्त वंश के साथ इनके वैवाहिक संबंध एस्टेब्लिशमेंट हुए। अजंता की गुफाओं का निर्माण इनके द्वारा किया गया, वाकाटक शासकों के द्वारा। लिच्छवी जो थे आपके नेपाल और बिहार क्षेत्र में, ठीक है। गणराज्य परंपरा से निरंतर रेगुलर लिच्छवी भी चल रहे थे। इसके बाद जो है ये कुछ कलाएं हैं, सांची, भरूच, अमरावती कला, ठीक है। अमरावती में भी मूर्ति कला का निर्माण हम देखने को पाते हैं। सांची में, भरूच में, अमरावती में स्तूप निर्माण भी देखते हैं। तो सांची में देखिए, आपको पता है एक अशोक के द्वारा स्तूप बनवाया गया, ठीक है। शुंग सातवाहन काल में इसका विस्तार किया गया। तोरण द्वार, रेलिंग, जाटक कथाओं के दृश्य, सारी चीजें आपकी यहाँ पे जोड़ी गई। भरूच में भी आपका स्तूप है, स्तूप कला का केंद्र है। रेलिंग और मूर्तियों पर उत्कीर्ण कथाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अमरावती 7 वाहन जो शासक थे, यहाँ पे आर्य के स्तंभ देखने को मिलता है। 7 वाहन शासकों के टाइम पीरियड पे यहाँ पे स्तूप देखने को मिलते हैं। सफेद संगमरमर का उपयोग यहाँ पे किया गया, उत्कृष्ट नक्काशी देखने को मिली है और बौद्ध जातक कथाओं का भी चित्रण देखने को मिलता है। तो ये सब आपके मौर्योत्तर काल के शासक हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल के बाद अगला है गुप्त काल। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त काल के बाद अभी गुप्तोत्तर काल भी है। तो गुप्त काल का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त,
बाद में घटोत्कच गुप्त, बाद में आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसको वास्तविक संस्थापक हम कहते हैं। 320 एडी में राजधानी पाटलिपुत्र, लिच्छवी के साथ इनका विवाह गठबंधन हुआ, गुप्त वंश को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसके बाद जो है समुद्रगुप्त के द्वारा साम्राज्य का चरम विस्तार हुआ। ठीक है, बड़े स्तर पर समुद्रगुप्त ने दक्षिण में और उत्तर भारत में अभियान किए और शासकों को जो है पराजित किया। उत्तर भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तर पश्चिमी भारत तक अभियान, और इसी समय हूणों का आक्रमण भी भारत में हुआ था गुप्त काल में। समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज आप आएंगे तो जो गंगा और यमुना का संगम है वहीं पर आगरा का वो अकबर का किला है, अकबर के किले में ही एक स्तंभ है आपका। ठीक है, वो स्तंभ जो आपका है उसी स्तंभ पे प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। तो हर्ष के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। अभिलेख इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बीए स्मिथ ने कहा है ये। ठीक है, विवरण उत्तर भारत की विजय इसने की, दक्षिण भारत में दिग्विजय की, दक्षिण भारत के राज्यों को हराकर उन्हें पुनः शासन दे दिया। ठीक है, इसकी नीतियां थी ये। और सीमा के क्षेत्रों में विदेशों के शासकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की इसने। चंद्रगुप्त द्वितीय और हूणों का प्रभाव, चंद्रगुप्त द्वितीय एकमात्र, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है आपका, बीच में थोड़ा रामगुप्त का शासन है लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है। जब आप बैच में पढ़ोगे एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं, डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली, हूणों को हराया इसने, साम्राज्य को सुदृढ़ किया इसने, है ना। एक जो है कहानी आती है देवी चंद्रगुप्तम के द्वारा लिखी गई है, उसमें ध्रुव देवी और जो है चंद्रगुप्त मौर्य और शकों के शासक जो सकराज है, पूरी कहानी वहां पे आती है। तो हूणों को हराकर साम्राज्य को सुदृढ़ किया, उज्जैन को राजधानी इसने बनाया। चीन के यात्री फायान इसी समय आया था 399 से लेकर 414 एडी में। गुप्तकालीन समाज और धर्म का वर्णन, हूणों का आक्रमण, तोड़मार और मिहिरकुल, ये हूण शासक थे आपके, इनका आक्रमण हुआ। गुप्त साम्राज्य का इसी समय काल पे पतन होने लगा। यदि हम गुप्तकालीन समाज की बात करते हैं कि गुप्तकालीन समाज कैसा है, तो समाज में वर्ण व्यवस्था थी, बड़े कठोर स्थिति में आ चुकी थी, सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी, बाल विवाह के संकेत देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी समय काल पे बाल विवाह के संकेत भी देखने को मिलते हैं। और क्या क्या चीजें मिलती हैं, स्त्रियों की स्थिति में ह्रास देखने को मिलता है, स्त्रियों की स्थिति में ह्रास देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदी धर्म का एक सह अस्तित्व भी देखने को इसी समय काल पे मिलता है। ठीक है, प्रशासन की बात करें तो केंद्रीकृत राजतंत्र की बात देखने को मिलती है। प्रांत भुक्ति, मतलब प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, यहां पर उपरिक अधिकारी होते थे। जिले को विषय कहा जाता था, जिसका अधिकारी विषयपति होता था, और ग्राम को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है ना, तो प्रशासन केंद्रीकृत राजतंत्र था। अर्थव्यवस्था एग्रेरियन सोसाइटी थी पूरी तरीके से। सोने के सिक्के प्रारंभ हो चुके थे इस समय, जिन्हें हम दिनार कहते थे, उच्च गुणवत्तापूर्ण। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों चालू हो चुके थे। रेशम मार्ग से चीन व रोमन तक व्यापार चालू हो चुका था। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य की बात करते हैं यदि हम, तो इस समय कालिदास, जिन्होंने कई सारे उपन्यास, बहुत सारे महाग्रंथ लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश, विक्रमोर्वशीयम, बहुत सारे ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। तो कालिदास थे। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, जिसको यूनेस्को के द्वारा जो है अपने रजिस्टर में शामिल किया गया है आपका, है ना, तो पंचतंत्र हो गया। भास के द्वारा नाट्य कला, शूद्रक के द्वारा मत्स्य क्रिटिकम, है ना। धार्मिक ग्रंथों का भी इसी समय संकलन हुआ, इसी समय जो है जितने भी धर्म ग्रंथ थे सबका संकलन किया गया। ठीक है, गुप्तकालीन समय काल में जो है विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय लिखी गई, शून्य का प्रयोग किया गया, पाई का प्रयोग किया गया, पृथ्वी के घूर्णन सिद्धांत का काम किया गया। बराहमीर ने बृहत संहिता, ज्योतिष और खगोल शास्त्र पे काम किया। बाघभट्ट ने आयुर्वेद जो है ग्रंथ लिखा। धातु विज्ञान, दिल्ली का लौह स्तंभ, जिसमें जंग रहित तकनीकों पे काम किया गया। गुप्तकालीन कला, मंदिर स्थापत्य की बात करें तो मंदिर स्थापत्य का शुभारंभ भी इसी समय काल पे हुआ। गुप्त काल को मंदिर स्थापत्य का प्रारंभिक युग कहा जाता है। इस समय दशावतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, नागर कला शैली में स्टैब्लिशमेंट हुआ। अजंता की गुफाएं, जहां पर बौद्ध चित्रकला हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें जो एक बौद्ध जिसे हम कहते हैं बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व की कहानी हमें देखने को मिलती है। पद्म पाणि का चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है। मूर्तिकला में बुद्ध, विष्णु, शिव की प्रतिमाएं गुप्त काल से प्रारंभ हो जाती हैं। तो मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला वैसे देखा जाए ओवरऑल तो आपका जो है
कुषाण के टाइम पीरियड पे, कनिष्क के टाइम पीरियड पे गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, इनका प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। बाकी आपका मंदिर कला जो है गुप्त काल में चालू होती है। इस पे भी मैंने डिटेल में भारत दर्शन के वीडियो लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैं आपका जो पार्वती, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, वहां से मैंने आरंभिक गुप्तकालीन मंदिर है, और इसके बाद खजुराहो टेम्पल जो उत्कृष्ट उदाहरण है नागर कला शैली के, वो मैंने विस्तार से पढ़ा है, एक बार देख लीजिएगा। सब भारत दर्शन की सीरीज पूरी देखिएगा, उससे आपका इतिहास के बहुत टॉपिक कवर होने वाले हैं, ठीक है। बाकी शांति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता विशिष्ट लक्षण ये गुप्तकालीन के समय काल की थी। इसके बाद समय काल आपका आएगा उत्तर गुप्त काल का, ठीक है। उत्तर गुप्त काल में कई सारे शासक थे, जिनमें से एक था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश में शासक था, सबसे प्रमुख शासक पहले प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन, ठीक है। तो वर्धन वंश का जो क्षेत्र, पहले थानेश्वर थी इनकी राजधानी, बाद में कन्नौज राजधानी बनी, जिसे हम कान्यकुब्ज कहते हैं। इन्होंने अब केंद्र मगध से, मगध पहले केंद्र था, अब कन्नौज केंद्र बन गया। उत्तर भारत का एकीकरण हुआ, नर्मदा तक साम्राज्य का विस्तार हुआ, पुलकेशिन द्वितीय से पराजय हुई। किसकी? पुलकेशिन द्वितीय जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जो कि सातवाहन वंश से जुड़े हुए थे। उसने पराजित किया किसको? हर्षवर्धन को, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। चालुक्य वंश के शासक थे। उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट यदि किसी को कहा जा सकता है तो हर्षवर्धन को कहा जा सकता है, ठीक है। और हर्षवर्धन के समय काल पे प्रशासन केंद्रीकृत था, सामंत व्यवस्था का विकास हुआ, राजस्व संग्रह और धर्म पर आश्रित नीति थी। कन्नौज में महाधिवेशन जो है, इसने हमेशा महाधिवेशन किया, बहुत दानशील शासक के तौर पे हर्षवर्धन रहे। इन्होंने 643 एडी में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कन्नौज में एक सभा का भी आयोजन किया, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी के समय काल पे ह्वेनसांग भारत आया, चीन से आया, 629 से लेकर 645 एडी। हर्ष के शासन, समाज, धर्म और प्रशासन का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। इसने एक ग्रंथ लिखा सी की, है ना। इसके बाद देखिए और भी यहाँ पे शासक थे, मालवा में यशोवर्मन और बंगाल में जो है शशांक का शासन काल। ये सब डिटेल में पूरी कहानी की तरह आप पढ़ोगे, अभी फ्लो की तरह, कहानी की तरह पढ़ोगे आप, ये मान लीजिए। प्राचीन भारत का इतिहास अब आपके लिए आसान बनने वाला है, क्योंकि मैं इतना विस्तार से पढ़ाऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत विस्तार से। और इसके मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो भी अवेलेबल है। ये आपका फाउंडेशन वीडियो है, ये आपका फाउंडेशन वीडियो है, ठीक है। मास्टर वीडियो अलग है और इंटायर वीडियो अलग है। ये आपका पेड बैच का वीडियो है, पेड बैच में आपका इसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए पूर्व मध्यकाल चालू हो जाता है ना। 700 एडी से पूर्व मध्यकाल चालू हो जाता है, जिसमें पाल वंश, बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल बिहार क्षेत्र में पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, इन सब का उदय होता है। राजपूतों का प्रारंभ होता है। तो इसमें त्रिकोणीय संघर्ष भी होता है ना। हम पाल वंश विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, जिसका संस्थापक गोपाल था, फिर धर्मपाल आया, फिर देवपाल आया, राजधानी पाटलिपुत्र, बाद में मुंगेर राजधानी बनती है। प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट प्रथम, कन्नौज इनकी राजधानी थी। अरब आक्रमण को इन्होंने रोका था, और ये सब त्रिकोणीय संघर्ष में भी जुड़े हुए थे। त्रिकोणीय संघर्ष में कन्नौज के लिए प्रतिस्पर्धा पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में लगातार चलती रही। राष्ट्रकूट शासक में संस्थापक दंती दुर्ग था, राजधानी दक्षिण भारत में थी मान्यखेड़। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, ये सारे थे आपके इसमें। कला एलोरा का कैलाश टेम्पल इन्होंने ही बनवाया राष्ट्रकूट शासकों ने, बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, विश्व के एक अजूबों के तौर पे है। त्रिकोणीय संघर्ष में सक्रिय रहे। चोल वंश 9वीं से 13वीं शताब्दी, ये सब आपका पूर्व मध्यकाल में जब आप पढ़ेंगे। संस्थापक विजयालय चोल था 850 एडी। फिर राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये महान शासक थे। एक अभी पुन्नी सेल्वम करके फिल्म भी बनी है, आप देखेंगे चोल साम्राज्य के उत्कृष्ट को ही दिखाया गया है। इनकी राजधानी तंजौर थी। दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार था। दक्षिण पूर्व एशिया, श्री विजय साम्राज्य, चोल आक्रमण, ये सारे देखने को मिलते हैं। चोल प्रशासन और नौसेना शक्ति भी देखते हैं। प्रशासन केंद्रीकृत था, स्थानीय स्वशासन का मिश्रण था। ग्राम सभा, पंचायतों का प्रशासन, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। भूमिकर व्यवस्था, सिंचाई और राजस्व संग्रहण व्यवस्थित थे। नौसेना शक्ति, चोल साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली सेना नौसेना ही थी। श्रीलंका और मलय क्षेत्र पर अधिकार किया। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। चोल साम्राज्य समृद्धि साम्राज्य की प्रतिष्ठा के तौर पे था, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर प्राचीन काल के कल्चर को भी बीच बीच में साथ साथ में आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। प्राचीन काल में बहुत सारे
विद्यालय थे जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। होयनसांग और सिंह यहाँ पढ़ने भी आए आपका। यहाँ पे विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगूंज, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया। बख्तियार खिलजी ने बाद में इनको सबको समाप्त कर दिया, है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका तांत्रिक बौद्ध धर्म वज्रयान का केंद्र था आपका पूरी तरीके से। और इसके अलावा जो है वल्लभी विश्वविद्यालय था, गुजरात में स्थित था आपका। जैन संस्कृत, जैन धर्म और संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र था आपका। कई शताब्दियों तक एशिया के विद्वानों का आकर्षण रहा। तो ये सब चीजें भी हम लोग बैच के अंदर ही सारी चीजें पढ़ेंगे। समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, है ना, प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, वैदिक काल में जो वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का स्टैब्लिशमेंट हुआ, फिर कैसे कैसे धीरे धीरे ये बहुत कठोर बनता चला गया, कर्म आधारित समाज कैसे ही जन्म आधारित, तो ये सब क्लास के साथ साथ आपका चलेगा। कैसे जाति प्रथा का उदय आपका हुआ, शूद्रों का स्थान सबसे नीचे और सामाजिक भेदभाव कैसे चालू हुआ, जाति व्यवस्था का सबसे सख्ती से पालन गुप्त काल में चालू हुआ था, उपजातियों में बदलने लग गए, पेशे और व्यवसाय से जुड़ी हुई जातियां बनने लग गई। महिलाओं की स्थिति हम लोग समझेंगे कैसे ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी, शिक्षा में यज्ञों में भागीदारी करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पतन, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने स्त्रियों की भागीदारी को बढ़ाया, बिछुड़ी संघ बनाए उन्होंने। लेकिन गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति फिर से बहुत सीमित हो गई और वर्तमान में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। विवाह संस्था कैसे उपजी, परिवार व्यवस्था कैसे उपजी, शिक्षा पद्धति कैसी थी, है ना। कई प्रकार के विवाह होते थे उस समय, ब्रह्म विवाह, दैत्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, 50 विवाह, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्लास के अंदर ही चलेगा। ऋग्वैदिक काल में गंधर्व विवाह ज्यादा तक होते थे आपके। पितृसत्तात्मक समाज कैसे स्टैब्लिशमेंट हुआ, संयुक्त परिवार प्रणाली कैसे डेवलपमेंट हुई, कुछ चीजें भारतीय समाज में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो चीजें मुझे लगेगा एंशिएंट में मुझे आपके साथ टच करना है, पढ़ना है तो पढ़ाऊंगा मैं। शिक्षा पद्धति में वैदिक पूरी शिक्षा पद्धति को समझेंगे, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, वेदांग क्या है। आश्रम प्रणाली में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना, प्रमुख विश्वविद्यालय जितने भी है। शिक्षा में धर्म, दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल और इनका समावेश कैसे है। अर्थव्यवस्था हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था कैसी रही। एग्रीकल्चर का अल्टीमेट आधार जो है धातु का आविष्कार था। सिंचाई और हल जोत आधारित कृषि थी। प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, चावल, गन्ना, कपास। कर प्रणाली जिसमें भूमि कर, सिंचाई कर, ये सारे कर थे। व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार था, नगर ग्राम आधारित ट्रेड था आपका। बाहरी व्यापार में रोम, मिस्र, चीन और मध्य एशिया ये बाहरी व्यापार करते थे। वस्त्र, मसाले, रत्न, धातुएं ये मुख्य निर्यात की वस्तुएं होती थीं। मुद्रा और वाणिज्य की बात करें तो पंच्ड मार्क कॉइन थे यहाँ पर, सोने के दिनार मुद्राएं थी, रजत थी, तांबे के सिक्के थे, व्यापारिक संघ थे, शिल्पी संगठन थे, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नगरों का विकास भी इसी समय काल पे होता है। नगर में पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, काशी, मथुरा, मगध, ये सारे जो है नगर भी देखने को मिलते हैं हमें, पूरे प्राचीन काल की चीजें हैं। नगर नियोजन, सड़कें, बाजार, शिल्प केंद्र एक ऐसे स्टैब्लिशमेंट हुए। धार्मिक जीवन, वैदिक धार्मिक जीवन जिसमें पूरा प्रकृति पूजा आधारित जीवन था, यज्ञ अनुष्ठान, कर्मकांड आधारित जीवन था। बौद्ध धर्म पूरी तरीके से नास्तिक था आपका। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की बात थी। विश्व संघ और स्तूप पूजा की बात थी। अहिंसा, करुणा, समता की बात थी। जैन धर्म डिटेल में पढ़ेंगे। पंच महावृत्ति, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनकी बात करेंगे। त्रिरत्नों की बात करेंगे। सब कुछ बैच के अंदर होगा, है ना। वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शक्ति पूजा, व्यक्तिगत भक्ति, मंदिर पूजा, गुप्त काल में भक्ति का उभार जैसे होता है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, जैसे स्तूपों के बारे में एक सेशन में स्तूप में भी लूंगा। सांची, भरहूत, अमरावती, अशोक के काल में कौन कौन से स्तूप बने, ठीक है। मंदिर स्थापत्य, गुप्त काल में नागर कला शैली, है ना, बेसर कला शैली, द्रविड़ कला शैली। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा सा विस्तार करेंगे इन्हीं चीजों का। 10 अवतार मंदिर, देवगढ़ मंदिर, इन सब उदाहरण के साथ, है ना। द्रविड़ काल में चोल, पल्लव, बृहदेश्वर मंदिर, सबका निर्माण काल हुआ। मूर्ति कला इसी समय काल पे मौर्य काल में देखने को मिली। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनने लग जाती हैं। फिर गंधार, मथुरा और ये सारे स्कूल जो मैंने आपको बताए। गुप्त काल में बुद्ध की, शिव की, विष्णु की, इन सब की मूर्तियां बनने लग जाती हैं। चित्रकला में अजंता लोरा की गुफाओं की चित्रकला, प्राचीन काल में भी आएंगे चित्रकला में, कैसे जो है मध्य पाषाण काल से चित्रकला का उद्भव होता है, भीमबेटका से। बौद्ध जातक कथाओं को भी चित्रकला का हिस्सा बनाया गया। संगीत का भी शुरुआत हुआ, है ना। सामवेद से संगीत की जड़ें हैं। गुप्त काल में वाद्य यंत्रों का विकास हुआ, है ना। सारंगी, वीणा, बांसुरी, मृदंग, तबला,
नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जिसमें नाटक, संगीत, नाट्य, नृत्य का समन्वय है। नृत्य में भी दो भागों में बांटेंगे, शास्त्रीय नृत्य और ठीक है लोक नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जो वर्तमान में जितने आपके हैं, गुप्तकालीन मूर्तियों के रूपांकन, ये सब आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा ज्यादा रहेंगे। आर्ट एंड कल्चर में आप इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और प्राचीन भारत में साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये सब चीजें हम सब पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। सब खगोल, ज्योतिष, गणित, है ना, शून्य का आविष्कार, दशमलव पद्धति, भारत का विश्व में एक महान योगदान है ये। आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा गया 476 ईस्वी में एडी में। पाई का मान, त्रिकोणमिति, साइन, कोसाइन, ये सब पढ़ते हैं ना आप। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा गया। ऋणात्मक संख्याएं, बीज गणित, भास्कराचार्य के द्वारा लीलावती लिखी गई, बीज गणित की पुस्तक लिखी गई 12वीं सदी में, ठीक है। गणितीय समीकरण, कैलकुलस जिसको हम कलन कहते हैं, प्रारंभिक स्वरूप, ये सब कुछ हमारे भारत की देन है। खगोल शास्त्र में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों की गति, ये सब प्राचीन भारत की देन है। आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी में घूम रही है। ग्रहण की वैज्ञानिक संकल्पना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सब कुछ हमारे प्राचीन भारत की देन है। सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत, ये सब कुछ हम देखेंगे। ज्योतिष में पंचांग की परंपरा, ज्योतिष भारत का एक बहुत बड़ा मतलब एक आविष्कार है, मान लीजिए, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ग्रह नक्षत्र आधारित समय मापन, है ना, आप देखते हैं ना बहुत सारी जंतर मंतर बनाई गई बाद में, सवाई जयसिंह, तो सब ज्योतिष पे आधारित थी। ज्योतिष का सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्व तो आज भी है, वर्तमान में भी देख रहे हैं ना, कितने ऐप चलने लग गए, एस्ट्रोटॉक चलने लग गया, एस्ट्रोचैट चलने लग गया, ठीक है। फिर शल्य चिकित्सा में सुश्रुत और बहुत सारे जो आपके शल्य चिकित्सा में जीवक, सुश्रुत, चरक, शल्य चिकित्सा में पूरा का पूरा सुश्रुत संहिता है। विश्व की पहली शल्य चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। अंग प्रत्यारोपण और प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया गया है सुश्रुत संहिता में। शल्य उपकरणों का उपयोग किया गया, 300 अधिक शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। चरक संहिता में आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है ये। रोगों का वर्गीकरण और उपचार पद्धति है उसमें, औषधीय पौधों का प्रयोग है। शरीर के त्रिदोष प्रणाली की बात की गई, वात, पित्त, कफ पर आधारित माना गया इसको। आयुर्वेद की बात करें, जीवन शैली पूरी चिकित्सा पद्धति पर जुड़ी हुई आयुर्वेद की। बूटियों, जड़ी बूटियों, आहार विहार पर बल दिया गया है। आज भी आयुर्वेद वैश्विक चिकित्सा पे अब मान्य हो चुकी है, आयुर्वेद पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, ठीक है। तो सब पढ़ेंगे। प्राचीन भारत बहुत शानदार विषय वस्तु है। कैसे धातु कर्म होता था, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इनका पूरा एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, है ना। आज भी दिल्ली में लौह स्तंभ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है, गुप्त काल का, जंग नहीं लगती आज तक उसमें, अद्भुत तकनीकी का है वो। कुतुब मीनार परिसर में स्टैब्लिशमेंट है। नालंदा व तक्षशिला में धातु विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, थी उस समय काल पे। स्थापत्य कला, मौर्य काल में कितने स्तंभ, एकाश्म स्तंभ बना दिए अशोक ने। गुप्त काल में मंदिर स्टैब्लिशमेंट कर दिए गए। अजंता एलोरा की गुफाएं बना दी गई, उनमें चित्रकला बना दी गई। नौकायन और जल परिवहन का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ। सिंधु घाटी काल से समुद्री व्यापार, लोथल में गोंदीवाड़ा देखने को मिलता है हमें, है ना। गुप्त काल में हिंद महासागर में व्यापार होता था, ट्रेड होता था। अरिकमेड़ू बंदरगाह, बहुत सारे बंदरगाह स्टैब्लिशमेंट थे, ठीक है। दक्षिण भारत में चोलों के पास पूरी एक नौसेना थी, बहुत विस्तृत नौसेना थी, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे साहित्यिक, बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ लिखे गए। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट ने लिखा। आयुर्वेद का संपूर्ण ग्रंथ औषधि, शल्य और स्वास्थ्य नियम पर है आपका वाग्भट्ट का ये अष्टांग हृदय। बृहद संगीता आपकी बराह मिहिर के द्वारा लिखी गई। ज्योतिष, खगोल, वास्तुशास्त्र, मौसम विज्ञान, ग्रह नक्षत्र, वस्तु सिद्धांत पर आपका बृहद संगीता में सब कुछ लिखा हुआ है। सूर्य सिद्धांत खगोल शास्त्र पे लिखी गई बुक है। लीलावती गणित पर आधारित लिखी बुक है भास्कराचार्य की, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने पूरी राज व्यवस्था में बुक लिख डाली। तो प्राचीन काल से विज्ञान तकनीक का अग्रदूत है। आप पहले अपने इंपॉर्टेंस को तो समझिए। शून्य, दशमलव, बीज गणित, ये सबका विश्व को एक बहुत बड़ा योगदान है भारत का, इसलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता था उस समय काल में, ठीक है। और इसके बाद एक मैं चाह रहा हूं कि पर्टिकुलर मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा क्लास में कि हमारे प्राचीन भारत में वैश्विक भूमिका क्या थी, ट्रेड को लेकर हम क्या कर रहे थे। भारत रोम व्यापार जो बड़े स्तर पे होता था, रोमन साम्राज्य के बीच में एक सक्रिय व्यापारिक हमारी वो थी। मुख्य केंद्र मालाबार, कोरोमंडल तट, गुजरात, लोथल, भारूच, इन सब जगहों से। तो हम बंदरगाह की बात करेंगे। मसालों का व्यापार होता था, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी। प्लिनी इसको लेकर नेचुरल हिस्ट्री में लिखता है, ठीक है। रेशमी वस्त्र, कपास, हस्तशिल्प, कीमती पत्थर, हाथी दांत, मोती, शंख सब एक्सपोर्ट किया जाता था। हम इंपोर्ट भी करते थे, सोना चांदी के सिक्के, ठीक है, शराब, कांच, मूंगा, घोड़े और विलासिता की वस्तुएं सब इंपोर्ट भी किया जाता था।
तो ये प्लिनी ने लिखा है ना कि रोम से सोने का प्रवाह भारत की तरफ चला गया। रोम से काली मिर्च और मसालों के लिए वो वहां से सोना लेकर आते थे और भारत से, इसलिए काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, रोमन सिक्के आज भी दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में उत्खनन से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता था बड़े स्तर पे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक तौर पे पहले बहुत मजबूत थी प्राचीन भारत में। हमारे समुद्री मार्ग बहुत मजबूत थे। बंगाल की खाड़ी से मलक्का, जलजमरू, मध्य और इन सब तक व्यापार होता था। ठीक है, बंदर ताम्रलिप्ति बंदरगाह था आपका, कांची, अरिकमेडु, मल्यानी, नागपट्टनम, भारूच। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का जो राइटर है उसने बहुत सारी चीजें उल्लेख की हैं। और भारतीय उपनिवेश और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पे जो है आप इसको पूरा देखेंगे। हमने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पे किया। कई सारे कंट्री में हिंदू धर्म भी है। आज आप इंडोनेशिया में देखिए, वहां की मूर्तियों में गणेश की प्रतिमा है, भगवान गणेश हैं। आज भी जो नोटे हैं, मुद्रा है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर विश्व का 8वां अजूबा है और ये हिंदू मंदिर है आपका, भगवान विष्णु को समर्पित है। बहुत बड़ा मंदिर है आपका अंकोर वाट में, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अभी अक्षरधाम बनाया गया है अमेरिका में, न्यू जर्सी में। ठीक है, तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भारत का, कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में। ठीक है, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत समृद्धि, कृषि, व्यापार, उद्योग के कारण विख्यात था, विश्व विख्यात था। विदेशी यात्री भारत की संपन्नता का बहुत उल्लेख करते हैं। ठीक है, हमारा एक सांस्कृतिक प्रभाव था, हमारा एक राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका थी, और वही महत्व आज वर्तमान में भारत ढूंढ रहा है। ठीक है, भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं था, एक वैश्विक सभ्यता थी। धर्म, व्यापार, कला, ऐसे थोड़े इतने सारे लोग आते रहे और भारत में हमला करते रहे, क्योंकि भारत के पास कुछ था तभी तो वो प्राप्त करने के लिए हमले होते रहे ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो है प्राचीन भारत के इतिहास में हमें विस्तार से ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये सब कुछ आपको फाउंडेशन बैच में प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास के अंतर्गत मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इतना विस्तृत विषय वस्तु ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके बैच में मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, मेरे द्वारा ये प्रयास आप सभी के लिए रहेगा। ये सेशन सिर्फ आपको एक तरीके से एक विस्तार देने के लिए कि एक्चुअल में पढ़ना कितना है। विषय वस्तु ऐसा नहीं है कि बहुत समान है। आमतौर पे हो क्या रहा है, 4, 6, 10 क्लास में प्राचीन भारत खत्म नहीं भाई, अच्छे से पढ़िए। सोर्स के तौर पे देखो, अभी मेरी भी बुक आएगी इसको लेकर, प्राचीन भारत को लेकर, लेकिन अब जब आएगी तब करेगा। अभी तो वीडियो क्लासेस आपके पास हैं, उसमें मैंने बढ़िया से पढ़ाया है। दूसरा, मैं एक रेफरेंस बुक आपको ये बताता हूँ कि आप ये ले लीजिए, पीएल गौतम सर की, अच्छी किताब है ये। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास प्लस संस्कृति, कल्चर सब कुछ है। मैं इस किताब में आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ, एक अच्छी किताब के तौर पर है। बढ़िया से आप इस किताब से प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार राइटर हैं ये, और आप ये वाली बुक ले लीजिएगा पीएल गौतम सर की। ठीक है, एक किताब मैं ये आप सभी को लेकर के बोल रहा हूँ। यदि ये किताब मिल जाए, यदि पढ़ना चाहो तो है, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, पीएल गौतम सर की तो जीके पब्लिकेशन से है, मिल जाएगी। एक ये वाली एनसीईआरटी है ना, प्राचीन भारत का, रामशरण शर्मा वाली। ठीक है, क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। और एक ओल्ड एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी किट आप संस्थान से मंगवा सकते हैं। आपके ऐप में बुक किट वाले सेक्शन पे लगी हुई है एनसीईआरटी किट, वहीं से मंगवा लीजिए। प्राचीन भारत का इतिहास क्लास 6 के लिए बाई रोमिला थापर, प्राचीन भारत का इतिहास क्लास 11th के लिए बाई रामशरण शर्मा। ठीक है, ये किताबें हैं। बाकी मैं हूं आपके लिए, पर्याप्त है, जो भी पढ़ाऊंगा सफिशिएंट पढ़ाऊंगा, कहीं और परेशानी होना। और ये पीएल गौतम सर किताब। ठीक है, चलिए, तो निश्चित तौर पे सेशन आपको कैसा लगा, बहुत गति के साथ मैंने चीज़ें आपको बताई। ठीक है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड। प्राचीन भारत के इतिहास की निश्चित तौर पे आपकी समझ बहुत स्पष्ट हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में विषय विस्तृत है और बढ़िया से पढ़ना चाहिए, ऊपरी तौर पे नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसके बाद अब आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक है ना, मैं आपको आधारभूत सेशन बैच के अंदर लूँगा और फिर सीक्वेंस से एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर कवर होता चला जाएगा। आराम से पढ़ना चालू करिए। क्लास आपके बैच में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ मैं, और इत्मीनान से पढ़िए, तनाव नहीं लेना है। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट करिए। आपके नोट्स चेक कराने के लिए आप मुझसे गूगल मीट सेशन में भी जुड़ सकते हैं। कभी आना चाहो तो संस्था भी आ जाइए। ठीक है, आपकी संस्था प्रयागराज केंद्र में आप आ जाइए, एक बार कॉल कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। शुक्रिया।